Yeah, we are live now. We can start. Yeah. मेरी आवाज आई एम ऑडिबल विवेक? जी प्रकाश जी, we can hear you. सबसे पहले मैं सभी पैनलिस्ट का और जो भी लोग जो ऑनलाइन जो दर्शक जुड़े हुए हैं उन सबका स्वागत करता हूं। और ये वेबिनार शुरू करने के पहले मैं कुछ बातें बताना मतलब कि कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो शायद सभी को पालन करने होंगे। सबसे पहले कि जो भी स्पीकर अपनी बात नहीं रख रहे हैं तो उस समय वो अपने स्पीकर को म्यूट में रख सकते हैं। और जिनको भी कोई कमेंट या सजेशन देने हैं तो वो चैट बॉक्स में या क्वेश्चन आंसर बॉक्स में जाके उसको टाइप कर सकते हैं। और थर्ड, जो जितने भी पैनलिस्ट हैं जब वो बोलेंगे तो जब 1 मिनट बाकी रह जाएगा तो उस समय एक हम वार्निंग कॉल देंगे। दोस्तों, ये जो हम वेबिनार आज के दिन जो कर रहे हैं ये आज से करीब 1 साल पहले 7 फरवरी 2021 को जो एक चमोली में एक जो त्रासदी हुई थी उसी के संदर्भ में कर रहे हैं। क्योंकि वो जो चमोली में जो पूरा एक ग्लोफ जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हुआ था उसके कारण उससे जो नदी में पानी बढ़ा और उसके नीचे जो डैम था जहां पर काफी मजदूर काम कर रहे थे तो वहां पर करीब 200 लोगों की जान गई, जिससे कि एक बहुत बड़ी त्रासदी के रूप में सामने आया। तो उससे इस घटना से एक बात तो हमें ये समझ में आई कि जो भी बड़ी बड़ी जो विकास की परियोजनाएं हैं या जो डैम्स हैं वो कहीं ना कहीं अगर जो कोई प्राकृतिक आपदा भी होती है तो उसके जो नुकसान को बहुत ज्यादा मैग्नीफाई करते हैं, उसको एग्रीगेट करते हैं। लेकिन आज उसके 1 साल के बाद भी हम देख रहे हैं कि जहां पूरे हिमालय क्षेत्र में आज के दिन जो आपदाएं हैं उसकी जो इंसिडेंसेस हैं वो धीरे धीरे लगातार बढ़ रहे हैं। तो आज के दिन जो हम देख रहे हैं कि चारों तरफ जो कि एक ये जलवायु परिवर्तन का जो दौर है और उसमें जो पूरे हिमालय क्षेत्र और स्पेशली जो उच्च हिमालय क्षेत्र हैं वहां पूरी आपदाओं की संख्या में इजाफा हो रहा है। और हम ये भी जानते हैं कि जो ये पूरा हिमालय क्षेत्र है ये बहुत पर्यावरण की दृष्टि से बहुत संवेदनशील भी है और ये बहुत संवेदनशील है। और आज के दिन ये जो पूरे क्षेत्र है ये एक प्रकार का जो एक विकास का मॉडल जो फॉलो हो रहा है और उसके लिए जो पूरा एक लैंड यूज में जो बदलाव आ रहा है जो हजारों साल में नहीं हुआ वो आज के दिन दिखाई दे रहा है। अगर हम उच्च हिमालय क्षेत्र को देखें तो वहां पर आज के दिन वो एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर ऑफ सीजन वेजिटेबल कल्टीवेशन और हॉर्टिकल्चर की बहुत ज्यादा संभावनाएं बढ़ रही हैं, काफी संभावनाएं दिखती हैं। इसके कारण भी खेती के लिए लोगों को जमीन की जरूरत पड़ रही है। दूसरा, वहां पर कई टूरिज्म के हब बनते जा रहे हैं। जैसे आप जानते हैं 4 धाम यात्रा है, यहाँ हिमाचल में भी बहुत है, सिक्किम में भी बहुत ज्यादा है। तो उसके लिए टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भूमि की जरूरत पड़ रही है। और तीसरा, ये जितने भी क्षेत्र हैं जो उच्च हिमालय ये कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिकली डिफेंस के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए भी वहां पे भी उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जमीन की जरूरत पड़ती है। और जो चौथी चीज है कि ये हिमालय के जो उच्च हिमालय क्षेत्र है यहाँ से नदियां का उद्गम स्थल भी है, यहाँ से नदियां निकलती हैं और उसके साथ साथ उसकी कई सहायक नदियों का एक पूरा जाल है ये उच्च हिमालय क्षेत्र में। यहाँ आपको 10 से 15 किलोमीटर के अंदर छोटी मुख्य नदी के साथ एक सहायक नदी भी 10-15 किलोमीटर में मिल जाती है। तो इसके कारण यहाँ पर क्या हो रहा है कि बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स भी बन रहे हैं जो आज के दिन जो ग्रीन एनर्जी के नाम पे हो रहा है, इनको एक तरीके से पुश भी किया जा रहा है। और जिसके लिए जो खेती की जमीन है और जो जंगल की जमीन है वो ली जा रही है। तो अगर आज के दिन ये देखें कि ये जो पूरी चीजें हो रही हैं, ये 4-5 जो इन क्षेत्रों में जो एक्टिविटी आज के दिन चल रही है ये उन्हीं क्षेत्रों में हो रही है जहां लोग रहते भी हैं। क्योंकि ऊंचे वाले इलाकों में तो अल्पाइन पास्चर्स हैं या स्नो कवर्ड पीक्स हैं वहां पर, तो एक छोटा सा बेल्ट है जहां पर लोग रहते भी हैं, जहां पर जंगल है, उसी में ये 4-5 प्रकार की एक्टिविटी भी हो रही है। तो इसी के कारण अगर जो मेरा
जो अनुभव है किन्नौर हिमाचल से, तो मैं देख रहा हूं कि किन्नौर में पिछली बरसातों में 3-4 बहुत बड़ी लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई जिसमें लोगों की जानें भी गई। तो ये दिख रहा है कि आज के दिन ये जो एक आपका जलवायु परिवर्तन है, ये संवेदनशील क्षेत्र है, और उसके साथ साथ बड़ी विकास परियोजना जिसमें मुख्य तौर पे एक हाइड्रो प्रोजेक्ट है, ये सब मिलके किस प्रकार से ये आपदा को में एक रोल प्ले कर रहे हैं, एक भूमिका बनाते हैं, इसको एक समझने की बहुत बड़ी जरूरत है। क्योंकि जितना भी हमने अभी जो पिछली बार जो किन्नौर में ये जो आपदाएं आई, उसमें कहीं ना कहीं लोगों का ये मानना होता है कि ये जो आपदाएं आ रही हैं इसके पीछे कहीं ना कहीं ये बड़ी विकास की परियोजनाएं, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, जबकि इसमें सरकार या प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट जो कुछ साइंटिफिक स्टडी के थ्रू आते हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, ये तो बिल्कुल एक नेचुरल डिजास्टर है। तो इसी चीज को एक समझने के लिए, इसी में एक वैज्ञानिक पक्ष को, इसका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझने के लिए और के लिए भी हम ये वेबिनार सीरीज, हमें ये वेबिनार रखा हुआ है। और इसके साथ साथ हमारे एक और पर्पस ये है कि ये जो मुद्दा है, जो पूरा हाइड्रो प्रोजेक्ट्स और आपदा का है, ये पूरे हिमालय क्षेत्र का एक मुद्दा है। तो इसमें क्या है कि हिमाचल और उत्तराखंड में तो काफी लोगों ने सुना है, वो जानते भी हैं, लेकिन हमारे जैसे और अन्य क्षेत्र है, जैसे सिक्किम है, आसाम से है, या अरुणाचल प्रदेश से है, या कश्मीर से है, ये उतना हमें नहीं पता। तो इसके लिए भी यहाँ के क्षेत्रों के लोग जो पैनल में शामिल हैं वो अपने यहाँ की स्थिति रखेंगे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले नवीन जुयाल जी को बुलाऊंगा, जो कि फिजिकल रिसर्च लैब, जो कि स्पेस यूनिट का एक डिपार्टमेंट है, वहां पर सीनियर साइंटिस्ट के पद से वो रिटायर हुए हैं। वहां पर उनका मुख्य शोध का विषय यही था कि किस प्रकार अलग अलग लैंड फॉर्म्स का इवोल्यूशन हुआ है। स्पेशली उनका ज्यादा इंटरेस्ट हिमालय क्षेत्रों से था, और अभी तक उनके विभिन्न पीयर रिव्यूड जर्नल्स में करीब 90 से ज्यादा शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। और आजकल ये हिमालय क्षेत्र में जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होती है, कि जैसे कि किन्नौर में जून में के महीने में काफी बर्फ पड़ जाना, या बहुत ज्यादा एकदम बारिश हो जाना, इस प्रकार के जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है उसके कारणों और उससे क्या परिणाम या दुष्परिणाम होंगे, उसको लेके आज के दिन शोध कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले जुयाल जी से ये जानना चाहूंगा कि जो हिमालय क्षेत्र में इन जनरल और जो हायर हिमालयाज हैं इन पर्टिकुलर, वहां पर जो पूरा इसका एक जो बायोफिजिकल एनवायरनमेंट है, उसको हम कैसे उसके बारे में देखें एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, कि वहां पर जो कहा जाता है कि ये फ्रेजाइल है, ये सेंसिटिव है, उसको कैसे समझे, और साथ ही साथ कि जलवायु परिवर्तन जो अभी आ रहा है उससे उसको क्या रिस्क है। जो दूसरा है कि जो आज के दिन जो पूरा एक विकास का मॉडल चल रहा है, स्पेशली जिसमें हाइड्रो प्रोजेक्ट है, वो कैसे हिमालय क्षेत्र में आपदाओं को लेकर और संवेदनशील बना रहे हैं, उनकी क्या भूमिका है। तो ये एक समझने का विषय है। और तीसरा ये है कि जिस प्रकार से जो अभी मैं पहले कह रहा था कि एक जो सरकार कहती है कि ये नेचुरल डिजास्टर है, और लोग कहते हैं कि नहीं, ये कोई विकास परियोजना या जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है उसके कारण हो रहा है। तो जब कोई अगर सर कह रही है, तो इसमें लोगों के पास क्या आगे रास्ता है, वो इस बात को कैसे काउंटर कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप इसके बारे में विचार रखें, श्री नवीन जुयाल जी। धन्यवाद प्रकाश भाई। कोशिश करूंगा अपनी बात को उस समय जो 15 मिनट आपने दिया है उसमें समाप्त करने के लिए इन मुद्दों को। सबसे पहला सवाल तो ये है कि अगर हम बात करते हैं हिमालय की, तो क्लाइमेट चेंज एक तो रियलिटी है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ऑस्ट्रिच की तरह से अपने सर को रेत के अंदर छुपा करके किसी का न देकर हम सेफ हैं, ये मानना बेवकूफ़ी होगी। पर ये बात भी सही है, उतनी ही सही है ये बात कि अगर हम बोलते हैं कि आपके पास में अगर आज की तारीख में जो लेटेस्ट IPCC की रिपोर्ट है, 6 जो रिपोर्ट आई है, उसमें जो वास्तव में पीयर रिव्यूड एंड साइंटिफिकली रिगरस डेटा जो क्लाइमेट चेंज, मैं पहला क्लाइमेट का पक्ष रख रहा हूँ, जो डेटा जो अभी आया है वो ये साफ बता रहा है कि आर्कटिक जो कि बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है हमारे वेदर सिस्टम को इन्फ्लुएंस करने के लिए, खास करके हिमालय क्षेत्र को, उसमें आर्कटिक सी जो है, आर्कटिक में जो आइस कवर है पिछले 1000 साल में सबसे लो हुआ है। वो मॉड्यूलेट करता है विंड सिस्टम को, और विंड सिस्टम मॉड्यूलेट करती है हमारे वेदर सिस्टम को।
ये बड़ा चिंताजनक विषय बना हुआ है कि पिछले 1000 साल में पिछले 1000 साल में द अमाउंट ऑफ आइस कवर इन अंटार्कटिका इज लोएस्ट, देयर इज अ फैक्ट नाउ। सेकंड है कि ग्लोबल रिट्रीट ऑफ ग्लेशियर, मतलब जो ग्लेशियर्स हैं हिमालय के, वो पिछले 2000 साल में सबसे ज्यादा पीछे की तरफ रिट्रीट। ये अपने आप में रियली चिंता का विषय है। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरिस एग्रीमेंट की जो क्लाइमेट चेंज की जो बात हुई थी 2015 में, ये कहा गया था कि हमको किसी भी हालत में जो टेम्परेचर अगर इस ट्रेंड में चल रहा है, अगर ये चलता रहेगा, तो लगभग ये आने वाले 50 साल या 60 साल के दरमियान 2.5 से लेकर 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, जो कि कैटास्ट्रॉफिक हो जाएगा हमारे लिए। इसलिए भी रिसेंटली जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें ये कहा गया है कि हमें किसी भी कीमत में ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 से 2 डिग्री तक ही मेंटेन करना पड़ेगा। और वो तभी संभव हो सकता है जो कि हमारे पास में ग्रीन हाउस गैस है, वन ऑफ द मेजर वन इज कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी जो पंपिंग एटमॉस्फेयर में हो रही है, उसको अगर हम प्री इंडस्ट्रियल वैल्यू जो कि 240 ppm थी, प्री इंडस्ट्रियल वैल्यू का मतलब आज से 300 साल पहले की बात कह रहा हूँ, जब तक वो नहीं होगा तब तक हम इस टेम्परेचर को डिक्रीज नहीं कर सकते। और ये भी बड़ा अच्छा साइंटिफिक पेपर जो नेचर में पब्लिश हुआ था 2012 में, उसने कहा है कि अगर आज हम टोटल कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में पंप करना बंद करें, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी जो 400 ppm से ज्यादा हो चुका है, इसको 240 ppm आने में 1500 साल लगभग लगेंगे। आप खुद समझ सकते हैं कि सिचुएशन कितने अलार्मिंग है। दूसरी बात है कि अभी रिसेंटली हमारे एक मित्र है अभी डॉक्टर कृष्णन, IITM इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी, और उसके साथ में उनके अपने साथी है सबीन, इनकी एक स्टडी हिमालय में अभी पब्लिश हुई है 2020 में, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने पब्लिश किया। उन्होंने कहा कि ह्यूमन इंड्यूस्ड वार्मिंग इन हिमालय इज समथिंग लाइक 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिकेड के रफ्तार से बढ़ रही है। और साथ में जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उन्होंने किया, जो प्रकाश भाई आपने भी कहा, कि जो हायर हिमालय है वहां पे इसकी रफ्तार 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिकेड है। ना इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो क्या देख रहे हैं हम, इस परिप्रेक्ष्य में जब देखते हैं तो क्या देख रहे हैं कि पूरा हिमालय संवेदनशील है, कोई डाउट नहीं इसके बारे में। लेकिन जो हायर हिमालय है, हायर हिमालय के परिभाषित हम इस ढंग से करते हैं कि जहां से आप एक भ्रंश है जिसको हम कहते हैं मैन सेंट्रल थ्रस्ट, MCT, ये काफी कॉमन भी हो गया, हर आदमी का इसको बोलने लगा है। वहां से हायर हिमालय की बाउंड्री शुरू होती है और उसी भ्रंश के नॉर्थ का जो क्षेत्र है वो सडनली राइज करता है, और उसके कारण क्या होता है कि उस क्षेत्र में काफी सारे ग्लेशियर्स हैं। उनकी नदियों का ढलान बहुत तीखा होता है। जब उनका तीखा होने के कारण उनके जो पानी के जो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है पानी की, जो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। उसके कारण ये इलाका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए सबसे कंडीसिव माना जाता है। और यही कारण है कि इस इलाके में आज की तारीख में जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है वो हायर हिमालय में कंसंट्रेट हो रहे हैं। उत्तराखंड की बात करूं, खास करके मैं अलकनंदा की बात करूं और भागीरथी की बात करूं, 30 प्रोजेक्ट है जो MCT के ऊपर बन रहे हैं इस वक्त, 30 प्रोजेक्ट्स है। और जब हम लोग दुर्भाग्य कहिए, सौभाग्य कहिए, 2013 में जब त्रासदी केदारनाथ की आई थी, तो उस टाइम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर कमेटी बनाई थी। फॉर्चुनेटली मैं भी उसका मेंबर था, रवि चोपड़ा जी उसके चेयरमैन थे। जब हमने इसको असेसमेंट और इवेलुएट करने की कोशिश करी, इस पर्टिकुलर काम को देखा हमको ये कहा गया था, एक टर्म ऑफ रेफरेंस ये दिया गया था, ये बताइए हमको कि क्या बम्फर टू, ये वर्ड थे ऑनरेबल कोर्ट के, क्या बम्फर टू बम्फर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के कारण ये जो त्रासदी 2013 की हुई है उसमें उसका कोई योगदान था कि नहीं था। हमने बड़ी मशक्कत के साथ में, बड़ी ईमानदारी के साथ में काम किया और अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। उस रिपोर्ट में हमने साफ लिखा कि हायर हिमालय में कोई भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नहीं बनने चाहिए, और हमने उनको इंगित भी किया था। 24 प्रोजेक्ट कैंसिल हुए थे। उसके बाद ही चलता गया, सिलसिला चलता गया। कारण क्या उसका? सिर्फ इसलिए नहीं कि हम सिर्फ हायर हिमालय है, उसकी डिविनिटी है, उसकी वाइल्डनेस है, इसलिए हम उसको प्रिजर्व करना चाहते हैं। दैट इज वन कंपोनेंट। लेकिन साइंटिफिक कंपोनेंट उसका ये है कि हायर हिमालय एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे ग्लेशियर्स आगे बढ़े हैं और पीछे गए हैं, आगे बढ़े हैं और पीछे गए हैं। इससे कारण एक मलबा जनरेट होता है, उसको हम कहते हैं पैराग्लेशियल सेडिमेंट्स, यानी वो सेडिमेंट जो कि ग्लेशियर के द्वारा छोड़े गए सेडिमेंट्स। ना वो आप इसको इस ढंग से विजुलाइज कर सकते हैं कि दीज सेडिमेंट्स आर लाइक आर्मी एंड दे आर वेटिंग फॉर अ कमांड, एंड द कमांड कम्स इन फ्रॉम ऑफ द एक्सट्रीम वेदर इवेंट। जब थोड़ा सा भी बारिश होती है ये सेडिमेंट मोबिलाइज करते हैं, क्योंकि ग्रेडियंट बहुत स्टीप आपका। और दुर्भाग्य से जो प्लानर हमारे हैं, जो प्लानिंग करते हैं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है,
जो प्लानर हमारे प्लानिंग करते हैं हाइड्रो पावर की हिमालय के लिए, वो सोचते हैं कि जो जयंत बंदोपाध्याय ने बहुत बढ़िया कहा था अपने उसमें एक लेख में, उन्होंने कहा था कि हिमालयन रिवर कंस्टिट्यूट कंबाइंड फ्लो ऑफ वाटर, सेडिमेंट एंड एनर्जी। हम प्लानर क्या सोचते हैं, इट इज ओनली द एनर्जी एंड द वाटर, नॉट सेडिमेंट। दिस इज द स्टूपिडिटी विच वी आर डूइंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो और आपको पता होना चाहिए कि हायर हिमालय में इस वक्त एमसीटी के नॉर्थ का जो क्षेत्र है, उत्तराखंड की मैं अगर बात करूं तो 14% जो सेडिमेंट है टोटल वहां पे जमा है, एंड दे आर जस्ट वेटिंग फॉर अ ट्रिगर। जैसे ट्रिगर आता है ये मोबिलाइज करते हैं। तो हमको क्या ये अतीत में नहीं हो रहा था? जरूर हो रहा था साहब। हमारा इंटरवेंशन क्या रहा? अतीत में जब ये होता था तो ये सेडिमेंट बाईपास हो जाता। हमने क्या कर दिया है कि इस तरह के जो बैराजेस क्रिएट किए हैं, उसमें आपको बता दो हमारे रिपोर्ट में 2014 में जो रिपोर्ट हमारी सबमिट हुई थी उसमें तपोवन भी था, उसमें आपका रैनी का बैराज था। दोनों का तपोवन हमने साफ मना किया था, रैनी उस वक्त बन रहा था तो कंप्लीशन के कागार पे था, इसलिए उसको रोकना संभव नहीं था। लेकिन तपोवन तो बन ही नहीं रहा था उस टाइम में, इनिशियल स्टेज पे था, इसको नहीं बनना था। लेकिन उन्होंने कहा ये एनएचपीसी किसका प्रोजेक्ट है, इसको हमको बनाना है। ये जो आर्गुमेंट चले जो भी हुआ उसमें तो मैं नहीं जाना चाहूंगा। हमारा आर्गुमेंट ये था कि द मोमेंट इट क्रिएट एन ऑब्स्ट्रक्शन अगेंस्ट द फ्री फ्लो पाथ ऑफ द रिवर, this water along with the enormous amount of sediment get obstructed. As a consequence, the barrages act as a force amplifier. अगर मैं कहता हूं ऋषि गंगा में अगर रेनी का बैराज नहीं होता और तपोवन का बैराज नहीं होता तो मैं आपको दावे से कह सकता हूं इसमें कोई त्रासदी नहीं होती। It's not the natural, it's not the earth surface process which is happening in the Himalaya are responsible for inflicting the disaster. Disaster comes only when we compromise the vulnerability, and we are compromising the vulnerability. ये हम कर रहे हैं बार बार जानते हुए भी। अब तो ये रहा आपका हाइड्रो पावर का सवाल कि हम हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट्स को, एक जमाना ऐसा आता था जब हम लोग लड़ते थे, इसमें कहते थे साइंटिफिकली लड़ते थे, हम कहते थे कि रिजर्वायर नहीं बनाना हिमालय में, हमको रन ऑफ द रिवर स्कीम बनानी है, हम उसके पक्षधर हुआ करते थे बहुत ज्यादा। आज सवाल ये खड़ा हो गया कि रन ऑफ द रिवर स्कीम भी हमारे लिए सेफ नहीं है। व्हेन वी टॉक अबाउट रन ऑफ द रिवर स्कीम, हमको पता है विष्णुप्रिया का प्रोजेक्ट का अपने बैराज जो था आपने करीब उसको 20-25 मीटर ऊंचा कर दिया। वहां पे आपने श्रीनगर का बैराज जो बनाया नीचे अलकनंदा में, उसको 70 मीटर कर दिया आपने उसको लेकर। और इन बैराजों ने एक के बाद कैस्केडिंग इफेक्ट डाला और तबाही मचाया, और एक भी बैराज सुरक्षित नहीं रहा। लेकिन दम ये देखिए, अभी सवेरे मेरे मित्र हेमंत ध्यानी का मुझे फोन आया कि 7 नए प्रोजेक्ट को फिर से इनिशिएट किया जा रहा है और तपोवन को फिर से स्टार्ट किया जा रहा है। तो अब सवाल ही खड़ा होता हम यहां से कहां जाएं, वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर। अब ये है कि ऋषि गंगा की ट्रेजेडी हुई, करीब 10 पेपर आए, 2 पेपर तो साइंस में आए, एक पहला पेपर, और ये सब हमको बता रहे हैं कि यहाँ इस इलाके में किस रंग के जियोलॉजिकल, क्लाइमेटिक एंड ह्यूमन इंटरवेंशन के प्रोसेसेस ऑपरेट कर रहे हैं। ये पेपर हमको बताते हैं कि वी मस्ट नॉट बी रियली टेम्परिंग विद द टेरेन विदाउट अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेसेस। सब बोल रहे हैं हमको, ये अतीत से चला आ रहा है, बट देयर इज अ लैकुना बिटवीन द साइंस एंड द प्लानर एंड द सोसाइटी। हम अगर विज्ञान का एक पर्चा लिख लेते तो हम पे ठप्पा लगे तो हमने पब्लिकेशन कर दिया। द क्वेश्चन कम, पब्लिकेशन फॉर व्हाट? अगर पब्लिकेशन सिर्फ तो, और मैं आपको दूसरा केस आपको देता हूँ, लेटेस्ट केस है, आप इससे अवगत होंगे। हमारे मित्र पीयूष रौतेला, डायरेक्टर डीएमआई डिजास्टर मिटिगेशन इंस्टीट्यूट देहरादून, उनका भी एक पेपर पब्लिश हुआ इसी ऋषि गंगा को लेकर के, इसी रोटी गार्ड के इलाके को लेकर के, उनको सोको नोटिस जारी कर दिया गया। कारण क्या बताया गया कि आपने जो कहा है कि ये जो इस तरह के बांध और जो परियोजना बन रही है, इसके कारण हिमालय में त्रासदी हो रही है। उनके जो भी सेक्रेटरी होंगे उनके डिपार्टमेंट के, उन्होंने सो को नोटिस जारी कर दिया। अब आप बताइए, आप विज्ञान को गैग करेंगे, विज्ञान का आप गला घोटेंगे? अरे ये दूसरी बात है कि आप हमसे सहमत ना हो, आप अपनी असहमति दिखाइए, पर आप किसी सिस्टम में अगर मुझे इंडक्ट करते हैं तो क्या मैं आपकी भाषा बोलूं? और ये चीजें हमने महसूस करी जब मैं सेकंड टाइम कमेटी में, रोड की कमेटी में आया, जब ये चारधाम परियोजना के तहत हम 3 लोग एक तरफ और बाकी 23 लोग एक तरफ। फॉर्चुनेटली हमारे आर्गुमेंट के तहत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, और जो उनका अपना एक वो था सर्कुलर था मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का, कि इंटरमीडिएट रोड की चौड़ाई पारित कर दी गई थी। वो 2021 के शायद सितंबर के महीने में वो आया था, ये उनका वर्डिक्ट 20 में आया था, एक्सेप्ट हो गया था, उसको ओवररूल कर दिया गया। और ओवरऑल करने का कारण यह था कि उन्होंने कहा कि भैया देखिए, हमारे पास डिफेंस की नीड्स है, हम डिफेंस की नीड्स की जब बात आती है तो हम कभी भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। जब डिफेंस की अगर आप बात करेंगे तो यू कैन नॉट क्रिएट अ कमिटी टू इवैल्यूएट अ प्रोजेक्ट।
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट गिव अस अ टास्क, देन आप जाइए उसका असेसमेंट कीजिए, कर ही नहीं सकते। द होल प्रोजेक्ट वाज अ चार धाम प्रोजेक्ट, बट देन व्हेन दे फाउंड दैट ये तो गलत गड़बड़ हो गया है, हमको जो चौड़ाई चाहिए तो नहीं मिल रही है, तो डिफेंस केम एज आई, और सरकार ने जो ऑनरेबल कोर्ट ने उनके डिसीजन पे हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते, उन्होंने कहा नहीं हमको 10 मीटर चौड़ी सड़क चाहिए, वो बन रही है। सवाल अंत में ये आता है कि अगर हम कहते हैं ना कि वो जो उसके मैं उसका नाम भूल रहा शायर का, उसने कहा था न समझोगे हिंदुस्तान वाले तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में, इकबाल की लाइनें ऐसे थी। मैं कहता हूं ना हम उत्तराखंड वाले या हिमाचल वाले या हिमालय में रहने वाले लोग अगर नहीं समझ लेंगे अब, तो वास्तव में हमारी दास्तां भी नहीं होगी दास्तानों में। हिमालय विल नॉट टॉलरेट, इट कैन टॉलरेट योर एप्रिसिएशन, इट कैन टॉलरेट योर साहस। एक मेरे मित्र ने कहा था, पर ये आपका दुस्साहस को बर्दाश्त नहीं करेगा। 2013 में आपने दुस्साहस करके इसके गले को घोटा था, आपने इसकी नदियों को गैग कर दिया था, न केवल हाइड्रो पावर से बल्कि हमने में अतिक्रमण किया था। एक झटका आता है 3 दिन के अंतराल में, नदी ने अपना रास्ता साफ कर दिया और हम फिर भूल गए, हम फिर उसी जगह पे जा रहे हैं। तो मेरा यही सबमिशन है, आई थिंक वी मस्ट अप्रिशिएट द क्लाइमेट चेंज, वी शुड नॉट टेम्पर विद द हायर हिमालय एट एनी कॉस्ट। इफ वी आर टेम्परिंग विद द हायर हिमालय, वी मस्ट हैव all the in-depth studies and its consequences. Thank you very much. धन्यवाद जुयाल जी, आपने बहुत सही बात कही कि जो उच्च हिमालय क्षेत्र हैं वहाँ पर उसकी जो पूरी एक जो पूरा वहाँ का जो जियोलॉजिकल सिस्टम है कि वहाँ पे सेडिमेंट्स हैं, वहाँ पर अगर हम कोई रुकावट पैदा करते हैं तो वहाँ पे जो पानी है जो ग्रेडियंट है बहुत ज़्यादा है, उसके कारण काफ़ी नुकसान हो सकता है, और जो हमें चमोली त्रासदी में भी देखने को मिली। तो अब इसी सिलसिले में थोड़ा सा इसमें थोड़ा अगर मेरे को ये लगता है कि ये जो अब एक तरीके से कि एक जो सवाल था कि ये जो डिजास्टर्स हैं जैसे अभी किन्नौर में हमें देखने को मिल रहा है, या चार धाम जो रोड परियोजना हुई है बनी है, उसमें एक तरीके से ये है कि नंबर ऑफ डिजास्टर इंसिडेंसेस वो भी बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं, ऐसा हमें लगता है। तो थोड़ा इस बारे में अगर आप अपनी बात रख पाए तो बहुत बेहतर होगा। अब देखिए, अब जो मैंने पहले कहा ना कि डिजास्टर तभी होता है जब हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर ह्यूमन लॉसेस होते हैं। अगर कोई नेचुरल स्लोप एक्टिवेट हो रहा है तो ये तो पहाड़ में होता रहा है, क्योंकि हिमालय टेक्टोनिकली एक्टिव है, और जहां जहां इसकी हाइट, जैसे आपको हिमाचल की मैं बात करूं तो रामपुर का जो इलाका है वो इलाका जबरदस्त ढंग से मानसून को अरेस्ट करता है, क्योंकि वो ओरोग्राफिक बैरियर हम बोलते हैं। तो उस क्षेत्र में सेडिमेंट तो मोबिलाइज करेंगे, लैंडस्लाइड भी आएंगे, लेकिन अगर हमने वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, किसी भी फॉर्म का हैबिटेशन क्रिएट किया, तो वो डिजास्टर में तब्दील हो सकता है, क्योंकि वो इम्पैक्ट करता है उसको। तो अब जो साहब आपका सवाल रहा कि क्या फ्रीक्वेंसी, और मैं जोड़ रहा हूं मैग्नीट्यूड, इन डिजास्टर का बड़ा है, लैंडस्लाइड्स का बड़ा है, फ्लैश फ्लड्स का बड़ा है, आंसर है सर्टेनली यस। उसका एक प्रमुख कारण ये है कि हमारे पास में आज की तारीख में जिस टाइप का क्लाइमेट चेंज का पैटर्न चल रहा है, एक तो पहली बात है कि ग्लेशियर्स का जो पैटर्न है, जिस दिन से ग्लेशियर रिसीड कर रहे हैं और जिस दिन से वो एरिया को वैकेट करके सेडिमेंट को सामने छोड़ रहे हैं, एक तो वो एक कल्प्रिट है। दूसरा कल्प्रिट आपका ये है कि जो रेनफॉल की जो पैटर्न है, खास करके अगर 2013 की हम बात करते हैं तो उसमें हुआ क्या था, उसमें जून के महीने में समर मॉनसून जो वेट था, मॉइस्ट था, और वेस्टर्ली जो ड्राई था, ये इंटरैक्ट करते हैं ओवर द हायर हिमालय, और ये अब्रप्टली प्रेसिपिटेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड बर्स्ट। तो दिस काइंड ऑफ प्रोसेसेस आर गोइंग टू इंक्रीज। जो मैंने आपको पहले ही कहा कि आर्कटिक का जो आइस कवर है वो डिक्टेट करता है और रेगुलेट करता है विंड पैटर्न को। अगर वो इफेक्ट कर जाता है, जिस वजह से आप कह रहे हैं कि आर्कटिक वार्म होने लग गया है, तो इस ढंग के जो इंटरैक्शन है दो सिस्टम्स के बढ़ेंगे, और जब ये बढ़ेंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर्स अगर हैपोथेटिकली बने तो उसके मैग्नीट्यूड की मारक क्षमता को बढ़ाएंगे। आज आप देखिए, आपने कहा 200 लोग जो है तपोवन टनल के अंदर मरे, वो तो अंदर मरे ना, आज भी उनकी बॉडी निकली कि नहीं मुझे नहीं पता उसके बारे में। और अगर उस दिन वहां पे लोग उसके अंदर नहीं होते, बाहर होते, तो लोग तो नहीं मरते, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका डैमेज होता है। और आज जो अभी बता रहा हूं आपको, ये घटना 2021 की नहीं है, इसके पहले आपको 2010 में देखिए, उत्तराखंड की बात करूंगा, 2010 में देखिए, मैं हिमाचल में था, 2012 को देखिए आप मनाली से ऊपर का जो इलाका है, पूरा जो ब्रिज था उसे ट्विस्ट कर दिया गया,
तो इस ढंग का हम अगर पूरा पैटर्न जब मैंने प्लॉट किया है तो डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी बढ़ी है। उसके साथ साथ में जब क्लाइमेट के टेम्परेचर का पैटर्न को मैं देखता हूँ तो टेम्परेचर कंटिन्यूसली राइज कर रहा है, और इसके कारण हम प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि जैसे हम कहते थे ना कि एक बड़ा सिंपल सा वैज्ञानिक पक्ष है जो हर आदमी मानता है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही पक्ष क्लाइमेट को मॉड्यूलेट करता है। ये माना गया है बाय एंड लार्ज, जब जब हिमालय में और तिब्बतन प्लेटू में स्नो कवर फरवरी के बाद तक एक्सटेंड करेगा तो आपका मानसून फ्लॉप हो जाता है, क्योंकि मानसून को ड्रैग करने के लिए आपको लैंड और सी का थर्मल कॉन्ट्रास्ट चाहिए। आपको हीटिंग बढ़ानी पड़ती है लैंड पे, आफ्टर फरवरी आइस कम करनी पड़ती है। जैसे लैंड मास हीट करता है तो केरला से आपका मानसून एंटर करना शुरू करता है और उत्तराखंड हिमाचल की तरफ भी जून के एंड जुलाई में आके पहुंचता है। सो दिस पर्टिकुलर प्रोसेस वाज प्रेडिक्टेबल इन द पास्ट, बट अब प्रेडिक्टेबल नहीं हो रहा है। द वेरिएबिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, इसके कारण इस ढंग की फ्रीक्वेंसीज बढ़ी है जो आप कह रहे हैं लैंडस्लाइड की प्रक्रिया है। और खास करके लैंडस्लाइड की प्रक्रिया को ट्रिगर करने के लिए मैं बड़ी ईमानदारी से कहूंगा इस बात को, द रोड्स आर द मेजर कल्प्रिट्स, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट जब हम रोड का अलाइनमेंट करते हैं, हमने चारधाम परियोजना के तहत देखा कि हमने जो रोड का अलाइनमेंट किया, उन रोड के अलाइनमेंट के टाइम में जिनको डीपीआर बनाने का जिम्मा दिया गया, उन लोगों ने लोगों के काम को चोरी करके चिपकाया, उस साइट पे भी नहीं गई। मैं कह सकता हूँ उसके कारण जितने भी क्रोनिक लैंडस्लाइड जोन थे, अगर मैं अलकनंदा की बात करूँ, भागीरथी की बात करता हूँ आपको, तो अलकनंदा की अगर हम स्टार्ट करते हैं, ये सॉरी गंगा के स्टार्ट कर ऋषिकेश के ऊपर में हम पहुंचते हैं, एक क्रोनिक लैंडस्लाइड जोन है। उसके बाद अगर मैं बताऊं तो कल्यासौड़ है, जो कि पिछले 1960 से ये क्रोनिक रहा है। फिर हमारे पास नंदप्रयाग लैंडस्लाइड आता है, फिर हमारे पास टंगनी लैंडस्लाइड आता है, फिर हमारे पास में क्या बोलते हैं लंबा लैंडस्लाइड आता है। इन लैंडस्लाइड के जोन को जब आपको पता था कि 100 साल 50 साल से एक्टिवेट हो रखे हैं, व्हाई द हेल यू अलाइन द रोड अलोंग द सेम पाथ? यू हैव सो नोइंग वेरी वेल द क्लाइमेट। सी प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं आपको डॉक्यूमेंट बताऊं कि उत्तराखंड का एक डॉक्यूमेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट है उत्तराखंड का, इफ यू सी द डॉक्यूमेंट ऑफ उत्तराखंड, उसमें अगर आप उसको पढ़ेंगे ना, आप बोलेंगे तो सब कुछ है, सब कुछ तो लिखा गया है इसमें, प्रॉब्लम है कहाँ? मतलब उस डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि लेट अस ट्रांसफॉर्म द क्राइसिस इनटू अपॉर्चुनिटी, और साफ कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज इज द रियलिटी, ये सब होने वाला है, सो वी शुड नॉट बी डूइंग दिस, वी शुड बी डूइंग दिस, ये सब उन्होंने बोला है। और उसके बाद अगर मैं आपको डॉक्यूमेंट बताऊं, जो डॉक्यूमेंट आपके पास में भारत सरकार का है, ये जो डॉक्यूमेंट आता है, हिमालय कॉल फॉर ए न्यू डेवलपमेंट नैरेटिव, ये समरी रिपोर्ट है, 2018 की रिपोर्ट है। उसमें साफ कहा गया, उन्होंने कहा है कि डेवलपमेंट मस्ट बी फुली एम्बेडेड इन द एनवायरमेंटल, सोशियो कल्चरल एंड सेक्युलर टेनेंट्स ऑफ द इंडियन हिमालयन रीजन। ये नीति आयोग का डॉक्यूमेंट है। द डिमांड ड्राइवन अनकंट्रोल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ led to haphazard urbanization, environmental degradation and increased risk and vulnerability. And finally कहते हैं concern over seriously compromising the unique values of human ecosystem. तो हमको उनको क्या पढ़ाना है? The people sitting at the helm of the affair, they have got the document, they are all telling all these things that what we should be doing, what we should not be doing. But सवाल ये होता है प्रकाश भाई कि जब उसको ट्रांसलेट करने की बात आती है जमीन पे, उस वक्त हम आंख मूंद देते हैं। हम क्यों आंख मूंद देते हैं, उसके कारण आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि एक 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट आज कहां पे पहुंच गया होगा, आपको पता है अच्छी तरह से इस बारे में। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हमारी नैतिक, पहली बात तो है, मैं उन वैज्ञानिकों का आह्वान करना चाहता हूं। ऐसा नहीं कि मैं रिटायरमेंट होने के बाद चिल्ला रहा हूं, मैं जब से अब नौकरी करता था तब से मैं यही काम कर रहा था कि मुझे अपनी भाषा कहना है, जो मुझे लगता है सच्चाई है मेरी तरफ से, मुझे बोल ली है। मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जो लोग आज साइंटिफिक संस्थानों में बैठे हुए, जिन्होंने हमें 2013 की ये 2021 की जब हमने रिपोर्ट सबमिट की थी चारधाम की, उस वक्त वर्चुअली वोटिंग हुई थी। हम 3 अलॉन्ग विद द चेयरमैन, हम 2 लोग और चेयरमैन साहब जो डॉक्टर रवि चोपड़ा एक तरफ और बाकी सारे वैज्ञानिक ब्यूरोक्रेट दूसरी तरफ, उन्होंने कहा नहीं हमको तो चौड़ी रोड चाहिए ही चाहिए। अब इनको क्या बोलेंगे? अगर हम अपनी अंतर आत्मा की आवाज, ये कहानी ब्रह्मपुत्रा की भी है, ये कहानी अरुणाचल की भी है। आप जाइए ना तीस्ता रिवर में, क्या दशा हो रही है तीस्ता रिवर की। इट इज द एंटायर स्टोरी ऑफ द एंटायर हिमालय। So people like you and others have to come together and raise our voice, and that's what is only thing I can suggest. धन्यवाद जुयाल जी। अब कुछ जैसे आपने उठाया कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो सब जानते हुए भी ये चीजें इम्प्लीमेंट नहीं करते, ये सब समझने के लिए अब मैं अभय शुक्ला जी को बुलाऊंगा
कि जो 35 वर्षों से इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में विभिन्न पदों पर दिल्ली और हिमाचल में इन्होंने कार्य किया है, और ये 2010 में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुए हैं। और ये सर्विस के दौरान इन्होंने पूरे हिमाचल में काफी दूर दराज के इलाकों में पैदल घूमे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ के पर्यावरण के मुद्दों को समझा है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि एक बात है कि 2009 में माननीय शिमला हाईकोर्ट ने एक वन मैन एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी, जिनके ये सदस्य भी रहे, अभय शुक्ला जी सदस्य थे। और उस कमेटी के सदस्य होते हुए इन्होंने क्या किया कि उसमें कि जितने भी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स थे उनके जो भी पर्यावरण के जो प्रभाव पड़ रहे थे उसका एक अध्ययन किया। तो वो काफी सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में वहां गए और उनको देखा है इन्होंने, और उन्होंने जो भी रिकमेंडेशन थी, काफी अच्छी रिकमेंडेशन थी, जो जिनके की काफी फार रीचिंग इफेक्ट होने चाहिए थे, लेकिन वो स्टेट गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं उसको ठंडे बस्ते पे डाल दिया, उस पर कोई कार्य नहीं हो पाया। तो अब उसके बाद रिटायर होने के बाद आज के दिन जो अभय शुक्ला जी हैं, ये काफी पर्यावरण के मुद्दों के अलावा भी और अन्य कई मुद्दों पे लिखते रहते हैं, और इनके काफी आर्टिकल अलग अलग विभिन्न मैगजीनों में पब्लिश होते हैं, जो हम भी पढ़ते हैं और काफी लोगों द्वारा पसंद भी किए जाते हैं। अगर हम देखें तो ये एक काफी जाने माने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन रहे हैं, फिर एक एनवायरमेंटलिस्ट रहे हैं, और आज रिटायर के बाद एक ऑथर के रूप में भी पहचाने जा रहे हैं। तो मैं अभय शुक्ला जी से ये पहले कुछ ये जानना चाहूंगा कि जो वो जब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में थे और स्पेशली जब वो ये एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर थे, तो उसमें उन्होंने जो अध्ययन किया और जो पाया, उसके अनुभव में आप शेयर करें। और दूसरा मैं ये जानना चाहूंगा कि एक आपकी उसमें बहुत महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन थी कि 7000 फीट के ऊपर जो भी एल्टीट्यूड के ऊपर नो गो एरिया, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिए नो गो एरिया घोषित होना चाहिए, तो उसके पीछे कारण क्या है? और तीसरा, जैसे जुयाल जी ने भी बताया कि ऐसा नहीं है कि पॉलिसी मेकर्स ये सब नहीं जानते, तो लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि कहाँ गैप है और क्या बदलाव हो सकता है, जिससे कि ये जो पूरा एक जो उन्होंने बताया कितना रिस्क है, ये इस प्रकार की परियोजनाएं आप ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में ला रहे हैं, तो इसमें कोई एक्शन क्यों नहीं हो पाता है, तो और इसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं? जी धन्यवाद। अभय शुक्ला जी। थैंक यू प्रकाश। देखिए, मैं हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के बारे में खास तौर पे बात करूंगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिमाचल, क्योंकि हिमाचल की मुझे जानकारी है, पर्सनल जानकारी है। देखिए, द साइंस इज वेरी क्लियर, एविडेंस इज ऑल्सो वेरी क्लियर, द एक्सपर्ट डेटा भी अवेयर है कि ये जो हाइडल प्रोजेक्ट्स है हिमालयस में, इनको अब बंद कर देना चाहिए। The problem is not about gaps in implementation या gaps in policy. The problem is the policy itself. जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको एनवायरनमेंट के तरफ से कोई कंसर्न नहीं है। दे आर एब्सोल्युटली अनकंसर्न्ड अबाउट द एनवायरनमेंट। अब हर 5 साल हमारे हिमाचल में, उत्तराखंड में, इंडिया में इलेक्शन होता है, आप कहीं भी नहीं पाएंगे that the environment is taken as one of the concerns. किसी भी मैनिफेस्टो में environment नहीं होता है, and the reason is very clear. It is not an issue जिससे मुझे नहीं लगता है कि जनरल पब्लिक का अभी भी कंसर्न है। वो अवेयरनेस लैकिंग है, एंड पॉलिटिक्स इज ऑल आउट विनिंग वोट्स। तो जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, जो अल्टीमेटली जाके गवर्नमेंट बनाते हैं और जिनके तहत फिर हमारे जैसे ब्यूरोक्रेट्स काम करते हैं, उनके लिए देयर इज नो कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट। हिमाचल ही का देखिए, मैं हिमाचल के कुछ फिगर्स आपको दूंगा। हिमाचल का हाइडल पोटेंशियल 27,000 मेगावाट्स है। इसमें से एक्सपर्ट्स के रिकमेंडेशंस के मुताबिक गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि 27 में 24,000 मेगावाट हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। में से करीब 19,000 मेगावाट से थोड़ा ज्यादा ऑलरेडी सैंक्शन हो गए हैं। करीब 1000 इंप्लीमेंट हो गए हैं, 6-7,000 आर अंडर वेरियस फेजेस ऑफ इंप्लीमेंटेशन, कंस्ट्रक्शन वगैरह।
4000 मेगावाट करीब तकरीबन प्रोवाइड करने के लिए। तो आप देखेंगे कि जो डैमेज था वो तो ऑलरेडी 75% हो चुका है विद दिस 19,000 सैंक्शन। मैं अपने लेख में आई की प्लीडिंग कि भाई कम से कम ये जो 4000 बाकी है इसको तो अब छोड़ दो, बिकॉज दिस 4000 इज नाउ इन द मोस्ट इनएक्सेसिबल, द मोस्ट फ्रैजाइल, द मोस्ट हाई एल्टीट्यूड एरियाज। क्योंकि जो लो हैंगिंग फ्रूट्स थे वो तो ऑलरेडी प्लक हो गए हैं, those have already been taken. These 4,000 will, if exploited, will cause much more than incremental damage. They will cause exponential damage now to the environment. But what is the government doing? They have allotted 49 projects in the Chenab Valley. माने आप देखिए सतलेज, रावी, दास, ये तो तकरीबन सैचुरेटेड हो गए हैं प्रोजेक्ट्स। अब एक चेनाब बचा हुआ है बियॉन्ड द रोहतांग टनल, बियॉन्ड द रोहतांग पास। नाउ द गवर्नमेंट हैज अलॉटेड 49 प्रोजेक्ट्स इन द चेनाब बेसिन, चंद्रा, भागा वगैरह जो नदियां हैं वहां पे, एंड ऑल दिस इज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 3,000 मीटर्स, माने 10,000 फुट के ऊपर है। तो भी वहां गए हैं, आप में से तकरीबन सभी लोग वहां देखे होंगे कि मैंने वहां की जो जियोलॉजी है, वहां का जो टेरेन है, इट शुड बी लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, बट प्रोजेक्ट्स हैव बीन सैंक्शन्ड एंड 4,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स वहां सैंक्शन हो गए हैं। अभी तक देयर वाज वन होप कि भाई शायद ये चेनाब वैली बनाएगी, क्योंकि वहां से पावर आप बाहर ले कैसे जाएंगे, क्रॉस करना पड़ता था, या दूसरे तरफ आप किश्तवाड़ की तरफ से बड़ी लंबी लाइन खींचनी पड़ी, जिसका मेंटेनेंस वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट। और रोहतांग पास से 12,000 फुट के ऊपर से लाइन लाना, वो भी वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट। अब मैं तो कहूंगा अनफॉर्चुनेटली अब ये जो अटल टनल आ गया है, नाउ द ब्रिंग द हाई पावर ट्रांसमिशन लाइन थ्रू द अटल टनल, विच इज पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल, जो पहले नहीं था। तो जो अलॉटेड प्रोजेक्ट्स हैं चेनाब में, जहां लॉट ऑफ द प्रोजेक्ट बैकिंग आउट, दे वर हैविंग सेकंड थॉट्स प्रोजेक्ट लेने के बाद भी कि भाई ये वायबल नहीं होगा बिकॉज ऑफ ट्रांसमिशन प्रॉब्लम्स। नाउ दे आर कमिंग बैक कि भाई ठीक है, अब तो हम टनल से पावर निकाल देंगे। टू दैट एक्सटेंट द अटल टनल हैज बीन वेरी बैड न्यूज फॉर द एनवायरनमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, फॉर द हाई एल्टीट्यूड एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश। Now अब इसमें देखने की एक बात है, ऑल आवर ग्लेशियर्स, हाई एल्टीट्यूड ग्लेशियर्स वगैरह, एक प्रोजेक्ट है का नाम है जिस्पा, 300 मेगा प्रोजेक्ट है केलोंग के आगे। नाउ दिस प्रोजेक्ट इज ओनली 12 किलोमीटर फ्रॉम हिमाचल्स बिगेस्ट ग्लेशियर। ग्लेशियर का नाम है only 12 kilometers or 10 kilometers. Now you can imagine कि जब वहां प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन शुरू होएगा, हजारों लेबर आएगी वहां, जो बचे हुए पेड़ हैं उनका भी डिफॉरेस्टेशन, मशीनरी आएगी, रोड कटिंग, टनलिंग, माइक्रो क्लाइमेट है that will change. The microclimate will become warmer and we can understand then what will happen to this glacier. लोग वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें ये प्रोजेक्ट नहीं चाहिए। 12 गांव भी जाएंगे वहां, एग्रीकल्चरल लैंड जाएगा। अव्वल तो वहां उस इलाके में, उस एल्टीट्यूड में फर्टाइल लैंड या एरेबल लैंड सीमित है, और उसमें फिर आप रेजर्वायर बनाएंगे और लैंड को डाइवर्ट करेंगे, तो लोगों के लाइवलीहुड्स का भी इशू है इन्वॉल्व। सो द पीपल आर प्रोटेस्टिंग, गवर्नमेंट एज यूजुअल इज नॉट कंसर्न्ड। ग्लेशियर्स के बारे में मैं बात करूं, there are, according to a survey done by Himachal Science, there are 958 glacial lakes in Himachal Pradesh, more than 500 square meters in size. Out of that, 103 lakes have been formed just in 5 years
between 2013 and 2015. सतलुज में 20 साल पे, पिछले 20 साल में 352 new glacial lakes have been formed. Now this is all because of global warming. Glaciers are melting, glacial lakes बन रहे हैं वो, और ये जैसे चमोली में हुआ था, these present a danger to downstream शहर जो हैं, जो डाउनस्ट्रीम इलाके हैं, एंड सूनर और लेटर जब वो अपने पानी का लोड नहीं ले पाएंगे, दे आर बाउंड टू बर्स्ट. सो दैट इज व्हाई वन ऑफ द मैं अब आता हूं इस पे जो प्रकाश जी ने किया था. मेरा 2010 का जो रिपोर्ट था, शुक्ला कमेटी रिपोर्ट, उसमें मैंने 4 रिकमेंडेशन किए थे, 4 broad recommendations. The first recommendation of course was कि भाई जब तक इस पूर्ण विचार नहीं होता है, और क्योंकि वो हाई कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी थी, कि जब तक इसमें हाई कोर्ट कोई ऑर्डर्स नहीं देते हैं तब तक जो भी प्रोजेक्ट्स हैं सैंक्शनड बट नॉट येट कंस्ट्रक्टेड, उन पे स्टे है. क्योंकि अगर आप स्टे नहीं लगाएंगे और तक इस पे विचार करते रहेंगे, तो जब तक आपका फाइनल कोई ऑर्डर आएगा तब तक हम इनफ्लक्चुअस, क्योंकि फेट कंप्लीट हो जाएगा, जो होना था वो हो गया होगा. तो दैट वाज माय फर्स्ट. माय सेकंड रिकमेंडेशन वाज कि ये जो प्रोजेक्ट्स के कैस्केडिंग इफेक्ट्स हैं, कि एक प्रोजेक्ट का टेल रेस टनल है और बस उसके 100-200 गज नीचे दूसरे प्रोजेक्ट का इनटेक टनल है, तो आप क्या कर रहे हैं, व्हाट इज प्रैक्टिकली हैपनिंग. और मैंने सतलज भी देखा जाके पर्सनली, ऊपर से लेके नीचे तक, और रावी भी हमने देखा चंबा में जाके. कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स थे, विद द रिजल्ट कि पूरी की पूरी नदी भर गई थी. मैंने देयर वाज नो फ्री फ्लोइंग रिवर लेफ्ट. रावी का मैंने कैलकुलेट किया था, उसकी मैंने मैपिंग भी हाई कोर्ट को हमने कहा कि आउट ऑफ 83 किलोमीटर्स ऑफ द रावी रिवर स्टार्टिंग फ्रॉम भरमौर डाउन टू चंबा, आउट ऑफ 83 किलोमीटर्स only 4 kilometers of the river would be left as a free flow. I did a similar mapping for the Satluj. For the Satluj, I found that out of 128 kilometers, only 12 meters of the river would be left. माने इफेक्टिवली ये नदियां गायब हो जाएंगी, ये नदियां हेडरेस टनल में चली जाएंगी. With all senses कि भाई after all these are not rivers, these are ecosystems. Ecosystems which sustain vegetation, agriculture, water sources, aquatic life. तो अगर ये सारी नदियां चली जाएंगी प्रोजेक्ट्स की, then the rivers are they are just disappearing. सरकार तो देख रही है खाली पानी, but there is more than water. So my recommendation was that there should be minimum distance of 5 kilometers between 2 projects. River is allowed to flow, free flow, for at least 5 kilometers before it is tapped again. Recommendation का I don't know what has happened. I was trying to look out, see कि अब projects में क्या conditions लगा रहे हैं. तो कहीं मुझे मिला कि 1 किलोमीटर के दीजिए, कहीं मुझे मिला कि 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस छोड़ दीजिए. It is absolutely consequence. उसका कोई मायने नहीं है, इफेक्टिवनेस नहीं है. My third recommendation was that you have to have some flow in the river 12 महीने. अभी क्या कर रहे हैं कि only during the season, या जब पानी का फ्लोज ज्यादा था उस समय वो rest of the time, especially during the lean season, एक बूंद पानी भी नहीं आता था प्रोजेक्ट के नीचे, rendering the river and the aquatic life absolutely dry and dead. कि at least 30 to 40 minimum flow must be maintained at all times to ensure that the river does not die. I don't think that has been implemented yet. I was reading a report, Chenab Basin ka. In any case,
सतलेज और ब्यास में तो जो हमारा ये रिकमेंडेशन था मिनिमम फ्लो का, इट इज पॉइंटलेस नाउ, प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बन गए हैं, वहां तो पानी छोड़ना भी और उन प्रोजेक्ट्स में कोई मैकेनिज्म ही नहीं है पानी छोड़ने के लिए. Only Karcham Wangtu in Kinnaur I found was one project which had a mechanism for release of waters. The others had no mechanism. चेनाब में इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है क्योंकि वहां अभी प्रोजेक्ट्स बनने हैं, बट वहां मैं चेनाब का रिपोर्ट एक पढ़ रहा था, क्यूमुलेटिव बेसिन वाइज इम्पैक्ट असेसमेंट, विच वाज आल्सो वन ऑफ माय रिकमेंडेशंस. माय फोर्थ रिकमेंडेशन कि ये जो हम EIA करते हैं, ये प्रोजेक्ट वाइज EIA करते हैं, which is not adequate. We should have an EIA for the entire river basin and then see कि considering the impacts of various projects, इसमें हमें कितने प्रोजेक्ट अलाउ करने चाहिए. तो वो अगेन दैट फॉर द ब्यास एंड द सतलेज. लेकिन चेनाब में ये सारे रिकमेंडेशंस चेनाब बेसिन में इंप्लीमेंट हो सकते हैं. एंड I was reading that the एनर्जी डायरेक्टरेट ऑफ हिमाचल प्रदेश अभी रिसेंटली कमीशन किया था, रिसेंटली नहीं 2013 में उन्होंने एक क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ द चेनाब बेसिन दे हैड कमीशन, किसी गुड़गांव की फर्म है उनको दिया गया था. पर उसमें भी वो कह रहे हैं कि 15 से 20% खाली मिनिमम फ्लो होना चाहिए अलग अलग प्रोजेक्ट का. हर एक प्रोजेक्ट का उन्होंने अलग अलग दिया है, किसी का 15 है, किसी का 12 है. मिनिमम डिस्टेंस कहीं 1 किलोमीटर, कहीं 1.5 किलोमीटर, कहीं 2 किलोमीटर. तो आई एम अफ्रेड इट इज पॉइंटलेस. अगर इस तरह के रिकमेंडेशंस होने हैं और इनके बेसिस पे अगर गवर्नमेंट ने सैंक्शन करना है तो दे विल नॉट हैव, इनका कोई खास इफेक्ट नहीं होएगा. And the problem with studies is that these studies are carried out by engineers, not by environmentalists. You see, this is an environmental issue. This can to decide क्योंकि उन्होंने डैम भी बनाने हैं, उन्होंने environmental impact assessment भी करना है. So there is a conflict of interest. You will never get the true picture. My fourth assessment, fifth recommendation, which had been referred to, was कि मैंने 7000 फुट का बारे में 7000 फुट का रिकमेंडेशन मैंने नहीं दिया था. लेट मी क्लैरिफाई दिस पॉइंट, नॉट हैविंग हाइडल प्रोजेक्ट्स 7000 फुट के ऊपर, दिस वाज अ टर्म ऑफ रेफरेंस जो हाई कोर्ट ने हमें दिया था कि कमेटी विल एग्जामिन 7000 फुट के ऊपर हाइडल प्रोजेक्ट्स बनने चाहिए कि नहीं चाहिए. ये मेरा माय रिकमेंडेशन वाज स्लाइटली डिफरेंट. Recommendation was कि high altitude areas में, because of the geology, because of the lack of green cover, etc., and because of the glaciers, presence of glaciers and permanent snow fields, recommendation was that there were 7-8 types of areas which should be declared conservation zones under the Environment Protection. There is a section in the Environment Protection Act जिसके तहत गवर्नमेंट स्पेसिफिक एरियाज को स्पेसिफिक एरिया डिक्लेयर कर सकती है एज एनवायरमेंटल सेंसिटिव जोन व्हेन नो डेवलपमेंट और प्रोजेक्ट्स कैन टेक प्लेस. तो आई हैड रिकमेंडेड दैट द वल्नरेबल हाई एल्टीट्यूड एरियाज व्हिच इंक्लूड प्रोटेक्टेड एरियाज, नेशनल पार्क्स, इको जोन्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, बफर जोन्स, dense forests, upper catchment areas of our rivers and streams, high level pastures, and areas which are contiguous to glaciers should be declared environmentally sensitive zones, and no kind of development would be permitted over there. Those should be no-go areas. That has also not been accepted by the government, neither by the nor by the state government. In fact, मैंने जब report दिया High Court को, so the then Chief Minister was extremely angry with me. He questioned me that how can you give the report to the High Court without first showing it to me? I told him, sir, if I had shown you the report, I would not have been allowed to.
That's why I did not show it to you. And I was not commissioned as a one-man commission by the government. I was acting on the orders of the High Court. So to that extent, the report was meant only for the High Court. So the government was very angry. They opposed my report, recommendation of my report. कोई आश्चर्य की बात नहीं थी. मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि गवर्नमेंट रिपोर्ट को अपोज. आश्चर्य की बात यह था कि even the High Court took no interest in the report. If you read the order, the first order on receipt of the report, उसमें हाई कोर्ट ने हमें बहुत प्रेस किया है कि आपने बहुत अच्छा स्टेट के लिए किया वगैरह वगैरह, लेकिन अल्टीमेटली कोई खास कार्रवाई उस रिपोर्ट में नहीं, उस रिपोर्ट के बिना पे नहीं हुई, बिकॉज द रिपोर्ट वाज आल्सो अपोज्ड बाय ऑल द प्रोजेक्ट्स. उन्होंने भी रिपोर्ट किया एंड अल्टीमेटली आई थिंक नथिंग मच हैपेंड. सो माय दिस इज what I want to say, this is the basic problem. The basic problem is of our policy makers who have no concept or understand, who attach no importance to the environment. और ये कहूंगा कि पिछले 6-7 साल में this position has become much worse. जो थोड़े बहुत environmental safeguards previous लाए थे, like Act, Environment Protection Act, Rights of Forest Dwellers Act वगैरह वगैरह, उन सबको भी अब आज पिछले 6-7 साल में इतना डाइल्यूट किया जाता है कि इट इज वेरी क्लियर कि जहां तक मौजूदा सरकार की बात है, स्टेट गवर्नमेंट्स लाइक हिमाचल एज वेल एज द सेंट्रल गवर्नमेंट, दे सी द एनवायरनमेंट ओनली एज ए रिसोर्स फ्रॉम विच दे कैन मेक मनी, as a resource from as a resource which can be then distributed to various industries. They are more concerned with ease of doing business than with the environment. अगर आप देखें जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स अब हो रहे हैं, Environment Protection Act, I think the draft has been put in the public domain for comment. The entire objective has changed now. In sustainability of the environment, it is now management of the environment. Government will no longer protect the environment, government manage the environment. So that means the whole objective, the focus of government's approach to the environment has changed, and that is why you have जो mining के no go areas थे, राम रमेश ने किया था when he was environment minister. All those areas have been thrown open for mining in Jharkhand, Chhattisgarh, Odisha, and Bihar. Previous speaker ने already mentioned किया था रवि चोपड़ा report. रवि चोपड़ा committee had recommended कि 24 में से 23 डैम्स जो गंगा पे बन रहे हैं उत्तराखंड में, उनको कैंसिल कर देना है. अभी तक कुछ नहीं हुआ है. The Supreme Court is still examining. To the best of my knowledge, I don't think, and some of those dams have started work again. माने वो स्टेटस को चला हुआ है, और स्टेटस को से सरकार को ही फायदा होता है, एनवायरनमेंट को लॉस होता है. स्टेटस को suits the government. Coastal area के coastal zone regulations have been diluted. टाइगर रिजर्व्स के थ्रू अब सड़कें बन रही हैं. माइनिंग का मैंने बताया, हरदेव, आनंद, सरांडा वगैरह, इन सब में अब माइनिंग शुरू हो गया है. तो मिस्टर राणा, मोस्ट ऑफ दोज माइंस आर नाउ विद पार्ट ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. वेस्टर्न घाट्स का जो इको जोन, जो कस्तूरा रिंगन कमेटी एंड गैडगिल कमेटी ने रेकमेंड किया, उन पे कोई फाइनल फैसला नहीं हो पा रहा है. इवन दो हर साल अब केरला में फ्लड्स आ रहे हैं, पार्टली बिकॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन and the degradation of land which is taking place on the Western Ghats. But even then, Gadgil ने reduce कर दिया था earlier report का कि भाई ठीक है 36% एरिया को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दीजिए. उस पे भी denotification of sanctuaries हो रहे हैं. Turtle sanctuary near Banaras has been denotified कि ये so that Ganga can be made a waterway. Then you have Ken Betwa river linking project. Every expert opposed the project, but the government is going ahead with it.
Char Dham highway has been mentioned. The Char Dham highway is one of the most destructive projects in the Himalayas. 50,000 पेड़ कटेंगे उसमें. Apart from land degradation, landslides, silting of rivers वगैरह. और ये जो अब गवर्नमेंट आर्गुमेंट नेशनल सिक्योरिटी की ला रही है कि भाई हमें पृथ्वी मिसाइल्स ले जाने हैं वहां. दिस इज एन आफ्टर थॉट. जब चार धाम हाईवे का प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ था और जब उसके एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस लिए जा रहे थे, उस समय द सिक्योरिटी एस्पेक्ट वाज नेवर मेंशन्ड एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट. ये तो फॉर्चुनेटली बाद में कन्वीनियंटली दिस ऑफ द come in very handy for the government. सुप्रीम कोर्ट की हमने पृथ्वी मिसाइल ले जाने हैं. अरे पृथ्वी मिसाइल आपके 5.5 मीटर रोड पे भी जा सकते हैं. जब आप पृथ्वी मिसाइल ले जा रहे हैं, मेक इट अ 1 लेन हाईवे. जब तक आपकी मिसाइल्स अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच जाती हैं, यू डोंट नीड अ 10 मीटर हाईवे टू टेक पृथ्वी मिसाइल्स. एंड आई मस्ट से कि extreme disappointment. The Supreme Court should have seen through the game which the government was playing and should have stuck with the report of the experts that there is no need to have a highway which is more than 5.5 meters in width. And this is not the only case. There are other cases also where unfortunately the courts also are not paying enough attention to environmental protection. They prefer to go by the government. अब चलिए वो उसके बारे में नहीं बात करता, but it appears कि when the mention, जब भी सिक्योरिटी का मेंशन होता है, नेशनल सिक्योरिटी का मेंशन होता है, कोर्ट्स अपनी आंखें बंद कर देती हैं और जो है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं. So you understand my point. The problem is at the policy making level with our policy makers. The problem is with our judiciary, which not being, what shall I say, proactive in protecting the environment. And then, of course, the problem is with our bureaucratic systems. Our departments are not concerned. Forest department को ले लीजिए, मैं 6 साल forest department में था. I mean, ये नहीं कह रहा हूँ, but there the project proponents somehow काम कर जाता है, और politicians के साथ तो काम करता ही करता है, वो तो हम सबको पता है. Under the table वो तो काम होता ही होता है, but official में भी एक फोन कॉल ऊपर से आ गया, काम हो जाता है. Forest department at times it appears to me is more concerned about cutting damage reports कि भाई हाँ आपने 50 पेड़ काट, आपको डैमेज रिपोर्ट काट देता हूँ, आप पैसे जमा कर दीजिए. अरे भाई साहब, द प्रोजेक्ट वाला तो ही इज वेरी हैप्पी, वो तो फटाफट पैसे जमा कर देगा. We don't realize this, so there are defects in the system, and my personal feeling is कि जब तक ये political issue नहीं बनेगा, it has to at उत्तराखंड में किसी जमाने में होता था. जब तक पॉलिटिशियन को ये नहीं समझ में आएगा कि भाई अगर हम एनवायरनमेंट को नहीं बचाएंगे तो हमारे वोट्स जाएंगे. अब गवर्नमेंट सुनती ही नहीं है. दैट इज अनदर इशू. जो गैप्स इन पब्लिक पॉलिसी आप प्रकाश जी बात कर रहे थे, मेजर गैप इन पब्लिक पॉलिसी इज कि देयर इज नो सेंसिटिविटी टू व्हाट द पब्लिक वांट्स. अब हिमाचल ने कितने सालों से वो कशांग डैम के बारे में एजिटेशन चल रहा है, और में गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं सुन रही है. मंडी, मैंने इसके बारे में लिखा था, मंडी में वो जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है, वहां के लोग सालों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं. शुक्ला जी, मैं अभी आपको इंटरवीन करूंगा 1 मिनट में, अगर आप रैप अप कर पाए तो बहुत अच्छा. हाँ, बस आई एम रैपिंग. दिस इज माय लास्ट पॉइंट कि सो इट द प्रॉब्लम इज वन ऑफ एटीट्यूड. द प्रॉब्लम इज नॉट वन ऑफ साइंटिफिक एविडेंस और एक्सपर्ट ओपिनियन. द प्रॉब्लम इज ऑफ political and administrative attitude to the environment that is lacking. The problem is the public's involvement with the environment,
unless that takes place, and it can only take place through a political methodology, I am afraid कुछ बदलने वाला नहीं है, कुछ बदलने वाला नहीं है. Thank you. धन्यवाद शुक्ला जी, जो अभी आपने बताया कि, और इसके पहले जुयाल जी ने, कि ये पहले तो जो पूरा एक तरीके से जो डेवलपमेंट हो रहा है ये साइंस बेस्ड भी नहीं है, और फिर उसमें दूसरी समस्या है कि इसको सरकार पूरी तरह से प्रमोट कर रही है, और इसमें जो कोर्ट में कुछ संज्ञान लेते भी हैं तो उस पर कोई एक्शन हो नहीं रहा है. तो ऐसे में लगता है कि जो वहाँ के जो लोकल कम्युनिटी है शायद वही बसती है कि जो अपने भविष्य, क्योंकि जो भी अगर परियोजना आती है, जो भी उसके दुष्परिणाम होने वाले हैं वो उन्हीं को भुगतने पड़ेंगे. तो उन्हीं कुछ कम्युनिटीज जो आज के दिन शायद विभिन्न क्षेत्रों में आज के दिन स्ट्रगल कर रही हैं, तो उनके कुछ बातें भी हम इस वेबिनार में लेते हैं. तो इसमें मैं सबसे पहले भानु तातक जी को आमंत्रित करूंगा, जो कि एक आर्टिस्ट हैं, अरुणाचल से बिलोंग करती हैं और अभी जो वो दिल्ली में काम कर रही हैं. ये दिबांग रेजिस्टेंस की कोऑर्डिनेटर हैं, जो कि एक एंटी डैम मूवमेंट है. तो मैं भानु तातक जी को आमंत्रित करता हूँ. हेलो, मैं ऑडिबल हूँ क्या? एम आई ऑडिबल? Yes, Bhanu. Yes, we can hear Hello. you. Yes, Bhanu, we can hear you. Okay, Yeah. great. Hi, I'm Bhanu. Hi, I'm Bhanu Tatak. I practice here and in Delhi. हम दोनों जगह में practice करता है. So my outwork is also very central to the jungle and like how it's our livelihood, and it is like very central to our identity, right? So तो मेरा जो है कि दिबांग रेजिस्टेंस का, I coordinate with Dibang Resistance from Roing, which is Lower Dibang Valley, where like these mega dams are happening. So one of the, I'll give a very brief history of like dams in our area. So what happened is back in 2008 January 31st था, जब like former prime minister what is his name, man, Manmohan Singh ji laid out the foundation stone for these dams, like the first dam. So 2008 था वो. तो उससे पहले से प्रोटेस्ट चल रहा था, बहुत प्रोटेस्ट हुआ था पहले भी कि वी डोंट वांट डैम्स, यू नो. तो लेकिन तब कुछ हुआ नहीं, लाइक दे वेंट टू द कोर्ट एंड देन नथिंग रियली फॉलोड अप. सो फर्स्ट तो अरुणाचल गवर्नमेंट सेंट अ प्रपोजल इन 2001 को भेजा था MOEF को, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, क्लियरेंस ऑफ 5056.5 हेक्टेयर्स लैंड का, which is the DMP, जो अभी क्लियरेंस हो गया अभी रिसेंटली, उस दिन नवंबर लास्ट वीक को ही कंपनसेशन क्लियर हुआ है. People have been like given like crores and crores of money, so everybody is like going bonkers, man. Like सब लोग so everybody is like going bonkers, and like everybody is like, okay, I got like 2 lakhs, 3 lakhs, I mean 3 lakhs, 2-3 crores, up to 70 crores compensation mila hai, right? Like, so imagine like what is happening in this level, like when people don't have like a daily wage, daily income, जिनके पास नहीं है, उनको मतलब अपना जमीन बेच के वो लोग को 10 करोड़ मिल रहा है. They're going bonkers, like they are like pro से भी pro डैम हो चुका है अभी. So our scenario is like it's pretty fucked up. तो September, so back in 2008 तक ये वाला clearance हो चुका था, but there were still some issues with the locals. So locals लोग ने क्या किया कि नहीं चाहिए बोला. There was 2 groups, anti-dam and pro-dam. And then what happened with the government is like they're so pro कि they put like the Maoist like UAPA डाल के यहाँ पे सबको अफसोस डाल के बोल दिया कि these are all Maoists who are like anti-dam. So that's the scenario right now. Like Shukla ji mentioned about the policy making, like, and the importance of policy in our system. I'm also realizing being in Dibang Resistance अभी almost 2 years हो गया हम लोग को ये movement को करते हुए. So right now also I just attended like a downstream meeting. What is going to happen after March? क्योंकि there is no clear like agenda even from the government, like from the policy angle ki okay, these are the mitigation measures, this is where you can go to when things go wrong. There is no such provision also. So the brief history of dams in Dibang Valley is that we are
So there are like total 134 dams proposed in Arunachal Pradesh, and then there are like 5 major rivers in Arunachal. So Arunachal में जो है ना river का scene is like we have like Kameng River Basin, Subansiri, Siang, Dibang, and Lohit. So these are like the 5 main like river basins in Arunachal. और सब में dams बन रहे हैं, ठीक है. So Dibang में we have like so this is PM Prime Minister का ही कुछ scheme के अंदर में. So in India right now Arunachal Pradesh is leading like the hydropower potential जिसमें है. Arunachal is the state. So Arunachal Pradesh has like abhi all these dams we are like looking at 134 dams, mini and mega, and they are all like they are comprising total is like 57,000 megawatt. It's not even a joke because like हम लोग के स्टेट हम लोग के डिस्ट्रिक्ट में which is like अपर दिबांग वैली एंड लोअर दिबांग वैली ट्विन डिस्ट्रिक्ट्स है, वहां पे 10,977 मेगावाट प्रपोज हो चुका है, which is like 2,880 मेगावाट जो अभी सैंक्शन हो चुका है, जिसका कंपनसेशन भी मिल गया है 70-80 करोड़ जिसको मिल रहा है राइट. लाइक अदर्स गेट लाइक 10 करोड़ 10 लाख ये वो एक्सेट्रा 3 करोड़ ऐसे. सो आई मीन व्हाट आर यू गोना डू इवन विद द मनी? People don't have any proper like economic sense ki uska koi, there is no even proper regulated market system, no proper like economic understanding of like how the economy works, like the you know regional economy and the border economy, you know, all that. There is no like there's no proper channel of like knowledge actually. That's the problem. So I think like even with the policy angle bhi wahi problem ho jata hai ki like you are in the power bureau, you're in bureaucracy for like 2 years. आता है कोई DC, they go and they कोई IAS आता है वो आके लिख देता है ऐसा करना है ऐसा करना है, but there's no follow up. The next IAS is not going to follow that up. So that's why like even in our education system I don't know what the hell is happening. Like why is nobody concerned about the environment, right? Like seriously, like just think about it man. Like we live in such a world अभी इतना risk का बात करता है, climate change, climate, global temperature is rising, like Prakash sir mentioned, not Prakash sir, like the our first speaker, the sir mentioned, right, like the climate temperature and all. So I mean I feel like this should be like mandatory ki we should have that climate discourse, some sort of dialogue in the education system, in the bureaucratic process, in all levels we should have this dialogue. No ki why like too much man, like you know like really do something about it, you know. Like Arunachal ka problem is, our contention is government is saying this will gonna get what state revenue, right? Like state revenue मिलेगा बोल रहा है. अभी next 5 साल के बाद तो वो लोग जा रहे हैं, like they are like getting as much like पैसा खा रहे हैं वो लोग, जितना खा सकते खा रहे हैं, but like you know what I mean, right? Like this has become a joke in Arunachal now because everybody just comes and like everybody just gets the money and everybody just shut the fuck up, right? Like कुछ नहीं होता है यहाँ पे. So it's like it's so funny. Even our CM is threatening. CM भी बोल रहा है कि वो handle them जाता है उसको मतलब I will handle them ये वो okay. So like I'm sure like he's aware of what like Dibang Resistance is doing, and there are like fragments of people who are not very okay with what is happening on ground. But our CM is clearly like उसका इतना मतलब इतना position में इतना हिम्मत है उसका कि he is clearly said कि जो anti dam होगा उसको मतलब will be dealt very like you know what I mean, like कुछ ना कुछ like he's threatening basically. That's a big threatening actually, like to be very honest. So I just want to put that out. Later I don't get in trouble for that. So I'll just give a brief idea of what's happening in Arunachal. Arunachal में अभी like जैसे तीसरा का situation होगा वो होने वाला है, and then 17 dams in Dibang Valley में 17 dams है हम लोग के area में, and then in the Siang belt there are like 26 dams. Other places there, Subansiri has like 22 dams, Lohit district has like 10 dams, Tirap has 2 dams, Tawang has 8 dams, and Dikrong has 4 dams, and Kameng River Basin has like total of 46 dams, right? So imagine like we are dealing with like 100 plus dams, and जिसका 70% MOU sign हो चुका है जिसमें. So what are we really doing? You know, like even we are like we can like talk about long-term solutions ki oh chalo dam ban gaya, what can we do about it now? I mean we can talk about it, but then what's the even the point जबकि हो बन ही चुका है, right? Like और resistance को ऐसे दबा के रख देता है. Everybody is just anti-government right now, anti-national. What do you want from us? Like are we not like concerned citizens? We are concerned citizens. That's why we are putting out our things, right? Like we're trying to have a dialogue with the government. लेकिन government का है कि just shut them up, you know.
So there is something like I just don't understand. Like, so I was looking forward to more like listen to like Shukla ji like regarding like what policies like how do you actually like how is that process to frame the policy, right? Like around environment and your Environmental Protection Act. I'll definitely look into that. So that was like a key point, like because we need more resource people, like from the professional from the professional from the professionals, because like of course, like I'm a research student myself, and I'm a practicing artist. But then again, when you look at it, when you look at like issues around environment, no, there's nothing really. Like you go look at some act, you go look at hydropower policy, then you realize ki government is just so pro, you can't really have a dialogue with them, unless of course, like Shukla ji mentioned, like you make it a political issue, right? So again, we have to be like very tactical, very clever with how we deal with that, because पहले भी जो dam protesters आए थे, वो लोग मतलब student union लोग ही enter them थे, and now they're all like they've all gotten like big money, and now they're all shut the fuck up, मतलब कोई कुछ नहीं बोल रहा अभी, because politics का scene ये हो जाता है कि everybody can buy everybody out, right? Like so, and that actually what happens on ground. Like theory mein everything is nice, like everybody has ideology and all. What I've seen also is like it's like beyond like control, like on ground, like it's too sad. Like basically, like people like us, we are too idealistic, we are like we'll do this only ye karega. But there are like politicians who are willing to bend, who are willing to like bend, take money under the table and all. So I mean, I'm like, we are like really just, I mean, this is something like I'm putting out very personally, like, we are just like clueless in this term. Like, because agar wo system hi aisa hai, to how do you navigate through that, right? That's my main question. How do you navigate through like such a system where like your policy se leke, like everything, the whole system is set to just comply with the government order, like कि इतना revenue generate होना है तो ये करना है, right? Like it was like something I personally connect with myself. Rivers are not just rivers; they are ecosystems, right? Like it's not just about, it's not just for like humans to consume, go fish, have fun, have picnic. No, it's actually a entity. I mean, in our tribal language, we identify the rivers, the forest as spirits. So all that is also भानु जी, मैं being इंटरप्ट diluted. करूंगा, अगर 1 मिनट में So रैप अप कर पाए तो in 1 minute if we yeah, can wrap so up. I'm gonna I'm gonna wrap up. So so what is happening right now in Dibang Valley in our place is that there are local apex bodies who are like coming up and saying we don't want the dams. So we're trying to mobilize on ground like that only, ki we don't want the dams, like we want to negotiate with the government, like we want to see where this is going, because abhi ye ek dam aa gaya, which is Dibang multipurpose dam. This is like the world's tallest dam here, 2880 megawatt का है, right? And then recently वो भी उस दिन January 10 को ही हम लोग का DCM Chaunamen and like Satluj विद्युत जल निगम लिमिटेड from हिमाचल प्रदेश, जो अभी लेके आ रहे हैं दूसरे डैम्स अभी हम लोग के यहाँ पे, वो लोग भी बैठ के अभी उस दिन MOU साइन करने का कर रहे थे. This is ridiculous. Like there is no public hearing होता है, there is nothing happening really. So what is happening? Can I like who's gonna answer this, right? So there's just a lot of questions, and like so many questions, and I don't know really what to speak much on this, like, but we are a team, we are all a team of like conservationists, artists, researchers, and like fellow concerned citizens. So we would like we are looking forward to even connect with like all the panelists here today, like if Dibang Resistance can in future also like reach out and do something about, like, just have a discussion around like especially policy making. I personally look forward to that. And also because honestly, like, we keep doing all this like talks and all, but we need to actually like understand the system and navigate through it, not any other way. Like kitna protest karega, right? Like how, like, I'm still observing a lot of movements that's happening, Aravalli Bachao movement, and then there is this endangered Himalaya movement, or Tista movement ho raha hai. We need to understand the system, like what is the system actually, how is the system functioning, right? And who gets to really say something about anything, right? So that's all I have to say, and thank you so much. Thank you so much, Endangered Himalaya. We are Dibang Resistance. Please contact us for further collaboration. थैंक यू भानु जी. एक
तो एक चीज समझ में आती है कि जैसे कि जो आज के दिन जो हिमाचल है वहां पर ऑलरेडी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं, तो लोग देख रहे हैं कि इसके क्या नुकसान हो रहे हैं। और आज के दिन हम लोग इस बात की भी बात कर रहे हैं कि ये जो पूरे जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, इससे जो आपदा है जो वो भी हो रही हैं। लेकिन शायद जो आज के दिन नॉर्थ ईस्ट है, अभी वहां पर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स नहीं बने हैं, इसलिए लोगों का इस प्रकार से उसके सोच है। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ये भी जरूरी है कि वहां के भी लोग, जो अरुणाचल के लोग हैं, वो ये देखें कि उन्हीं के सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में जो लोग रहते हैं, उनका जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को लेकर अनुभव है, शायद वो भी अगर आपस में कुछ बातचीत हो, कुछ इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो, तो शायद कुछ सीख मिल सकती है। अब नेक्स्ट मैं माया लमित लेप्चा जी को बुलाऊंगा, जो सिक्किम से हैं और वो अफेक्टेड सिटीजन ऑफ तीस्ता की जनरल सेक्रेटरी भी हैं, जो पिछले 15 वर्षों से ये डैम के खिलाफ काम कर रहा है। इसके साथ साथ वो सिक्किम इंडिजिनस लेप्चा ट्राइबल एसोसिएशन की प्रेसिडेंट भी हैं, और ये अभी जो लेप्चा कम्युनिटी है उसके कल्चर और ट्रेडिशन के प्रिजर्वेशन को लेकर, और साथ में इस कम्युनिटी के लैंड राइट्स को लेकर भी काम कर रही है। तो मैं उनसे वहाँ सिक्किम की जो स्थिति है उसके बारे में बात रखने के लिए कहूंगा, और साथ ही साथ अगर उनके कोई सवाल हैं या कोई और चीज है जो हमारे एक्सपर्ट पैनल मेंबर से पूछना है, वो भी पूछें। जी, माया लमित लेप्चा जी। Okay, am I audible? Yeah, Hello? yeah. Yeah, okay. Okay, good evening, everyone. Okay, my name is Mayalmit Lepcha, and thank you so much for inviting me on the remembrance of Chamoli disaster mega hydro project, a receipt for a disaster. Today, I will be sharing information regarding the impacts of dams in Sikkim, and which, like everybody knows, Sikkim lies in the eastern Himalayas, which is surrounded by 3 international borders. The western side, it is Nepal, and the eastern side is Bhutan, and northern side is China. So, security point of view, if anything happens in Sikkim, entire responsibility goes to central government and Sikkim state government. So we have in Sikkim, the things are going crazy on, especially on dams. We have more than 30 dams in the tiny state like Sikkim, out of which stage 3, that is 1200 megawatts, one of the highest dams in Sikkim, which is owned by Tista Urja Private Limited. So this is one of the highest dams. So I think we lost Mayalmit. I think we can, Prakash ji, we can go ahead with the next speaker. Yeah. Oh, he's back. Okay. hello. Yeah, Mayalmit. I'm very sorry. Yes. Okay, I'm going to talk on this stage 3, which is very interesting, and which is like one of the, because I wanted to share with you all. The initial project cost of this project was was rupees 5,705 crore in the 2005, and this project was Hello. 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 हाँ Yeah, महल में hello. तो आप सुन सकते हैं I'm very so the project, the actual when this project was commissioned in 2017, the cost of this project went up to rupees above 14,000 crore in 2017. You know, so research the funded by NHPC was entrusted in September 2001,
to the Center for Interdisciplinary Studies of Mountain and Hills Environment, CISMHE, the University of मुझे लगता है अभी कुछ Hello. प्रॉब्लम आ रही है। ओके, फिर आगे। What makes speaker? I think I'll speak a little later. Yeah, okay. Hello. So, yeah. I'll start. Okay, you can start also. Yeah, okay. The report of CISMHE in October 2007 characterized Sikkim into 4 different zones in terms of flora and fauna available. ये मायल अमित जी की तरफ से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मैं क्या करता हूँ कि अभी नेक्स्ट स्पीकर को इनवाइट करता हूँ, जो कि अथर परवेज जी हैं। अथर परवेज जी जो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं और एक जाने माने एनवायरमेंटलिस्ट जर्नलिस्ट हैं, और ये काफी कुछ जम्मू कश्मीर के जो पर्यावरण के मुद्दे हैं और स्पेशली हाइड्रो प्रोजेक्ट के बारे में काफी इन्होंने लिखा है, और इनके जो भी आर्टिकल हैं ये नेशनल और इंटरनेशनल जो मैगजीन्स हैं उसमें पब्लिश भी हुए हैं। तो अब मैं अथर परवेज जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आके इधर जो कश्मीर में जो हालात हैं, जो पर्यावरण को लेके हैं, जो हाइड्रो प्रोजेक्ट को लेके हैं, और साथ ही साथ अगर कुछ उससे रिलेटेड डिजास्टर्स हो रहे हैं तो उसके बारे में भी अपनी बात रखें। अथर परवेज जी। प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि मैं इसके बारे में बात करूं, मैं थोड़ा सा जो शुक्ला जी भी फरमा रहे थे, मैं जब वो बोल रहे थे तो मैं पूरे ध्यान से वो सुन रहा था जो कुछ बातें वो कर रहे थे। मेरे ख्याल से जो उन्होंने कहा बिल्कुल मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। अगर आपको याद होगा, रिसेंटली मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को अभी ये गुजारिश की गई कि जो एक वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट है, एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है, उन्होंने एक PIL दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट में। हेलो जी अथर जी, वी कैन हियर यू। अच्छा। तो उन्होंने जो एक PIL उन्होंने एक सबमिट की थी सुप्रीम कोर्ट में, जो थार डेजर्ट में एक रिन्यूएबल एनर्जी, जो मुख्तलिफ रिन्यूएबल एनर्जी के जो वहाँ प्लांट्स बन रहे हैं, उनकी जो सप्लाई लाइंस है उनकी वजह से बहुत सारी बर्ड मोर्टेलिटी होती है। तो उस इशू को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर की थी। उसको बहुत अरसा हो गया था। हाल ही में जो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज है वहाँ, तो उन्होंने उसके रिगार्डिंग तकरीबन मेरे ख्याल से 9-10 महीने के बाद उसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट में एक काउंटर एप्लीकेशन दायर की कि ये जो उन्होंने उस टाइम एप्लीकेशन में जो उन्होंने वो गुजारिश की थी, फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था कि ये जो बर्ड मोर्टेलिटी वहाँ होती है उसको अवॉइड करने के लिए जो उन्होंने स्टेप्स लेने के लिए कहा था उन कंपनीज को या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो वो चीज़ें करें। उसमें एक सबसे ज़्यादा एक अहम बात ये थी कि कुछ जो ज़्यादा जो मतलब नुकसानदेह थी इन बर्ड्स के लिए, खास तौर से GIB के लिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए, तो उन पावर लाइन्स को अंडरग्राउंड किया जाए, और जहाँ उतना ज़्यादा खतरा नहीं है वहाँ वो डाइवर्टर्स लगाए जाएं। लेकिन जब ये उन्होंने मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज ने जब ये एप्लीकेशन दायर की, तो उन्होंने इसमें ये मतलब अपनी तरफ से ये
कंटेंशन की कि चूंकि ये जो एक्टिविस्ट हमें बता रहे हैं कि आप इस तरह कीजिए, ये स्टेप्स लीजिए ताकि बर्ड्स को कोई नुकसान ना पहुंचे, लेकिन इसमें हमारा जो ग्रीन एनर्जी का प्रोजेक्ट है, जो ड्रीम है, उसमें उसको वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। उसमें बहुत जबरदस्त कंटेंशन यही था। तो उसके बाद जब मैंने उस एक्टिविस्ट से खुद बात की, तो मैंने कहा कि ये जो मतलब इस तरह गवर्नमेंट ने इस तरह का किया, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसको रिव्यू करने के लिए एक एप्लीकेशन डाली है, तो आपका इसमें क्या कहना है? उन्होंने कहा कि ये जो एप्लीकेशन गवर्नमेंट ने अब दायर की है, इससे पहले जो भी सुप्रीम कोर्ट का जो भी उनके हिदायत थे या डायरेक्शंस थी, उनको बिल्कुल फॉलो नहीं किया गया है। जो भी उन्होंने कहा था करने के लिए वो बिल्कुल नहीं किया गया है, बल्कि उसके बरक्स जो वहाँ हेलो अतर जी, वी कैन हियर यू। ओके तो उसके बरक्स जो वहाँ जो काम था वो उससे ज्यादा तेज किया गया है, और जो भी डायरेक्शंस दी गई थी उनको बिल्कुल डिसरिगार्ड किया गया है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जो हम बात कर रहे हैं कि हम उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि अगर हम इस तरह करें तो कुछ शायद इससे होगा। हालांकि मैं आपको मायूस नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इसमें मेरा मतलब जो मेरा जाती तजुर्बा रहा अभी तक, मुशाहिदा रहा है अभी तक, वो ये है कि जो भी कुछ इस तरह के जो चीजें कर रहे हैं हम लोग, मुझे लगता है उसका कुछ ज्यादा मतलब उसका कुछ असर नहीं पड़ता है। हम पत्रकार लोग लिखते हैं, बाकी जो एक्सपर्ट है या एक्टिविस्ट है वो अपनी राय देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें उतना ज्यादा फिर उसका असर शायद जितना होना चाहिए था नहीं हो रहा है। इसी तरह जो हमारा आज का इशू है, ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, खास तौर से जो लार्ज डैम्स जो बनते हैं, तो उसके बारे में मेरा एक मुशाहिदा ये है कि 2018 में एक प्रोजेक्ट है चिनाब वैली में, उसका नाम है बरसर, जो 800 मेगावाट्स का प्रोजेक्ट है। उसके रिगार्डिंग जो मिनिस्ट्री जो मतलब ये जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है, उनकी तरफ से एक कमेटी होती है, ये जिसका नाम है EAC, एनवायरमेंटल अप्रेजल कमेटी। तो उनको जो मतलब उस बरसर प्रोजेक्ट जो उसकी साइट है उसका विजिट करना था, और उसके बाद जो उनकी राय होती है वो बहुत अहम होती है। उसी के बाद जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस होती है वो मिलती है। तो उन्होंने इसको खुला छोड़ रखा पर ऊपर पानी देने जाते होंगे ना, वो उसका ना दरवाजा खुला छोड़ा, बंद करके आ जाओ ना, ऊपर काम नहीं चल रहा। छत सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस अतर, आई थिंक। कोई बात नहीं, कोई बात जी। तो मैं ये कह रहा था, जो मतलब वो बरसर प्रोजेक्ट है 800 मेगावाट्स का प्रोजेक्ट है, उसमें बहुत बड़ा डैम बनने वाला है जो तकरीबन 300 जो मीटर हाई है, और इसमें तकरीबन मेरे ख्याल से 14 स्क्वायर किलोमीटर या मेरे ख्याल से 14 स्क्वायर किलोमीटर जो उसका जो है ये एरिया वो उसमें सबमर्ज होगा, और उसमें बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया जो है उसमें वो भी उसमें इन्वॉल्व है। तो उस प्रोजेक्ट को लेके एक बड़ा अहम एक मतलब वो एनवायरमेंटल जो कंसर्न्स है उसके बारे में, वो उसके बारे में जो एनवायरमेंटल कंसर्न्स थे, उसके बावजूद उस प्रोजेक्ट को एनवायरमेंटल क्लियरेंस में मिली। और ये जो EAC है, उन्होंने ये उसमें एक बड़ा एक लेम एक्सक्यूज उन्होंने बनाया कि ये जो हमें वहाँ साइट विजिट के लिए जाना था, लेकिन हम इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ जो है वहाँ ये वेदर कंडीशंस ठीक नहीं थी। अगर उस टाइम वेदर कंडीशंस ठीक नहीं थी तो उसको डिले किया जा सकता, उनके विजिट को डिले किया जा सकता था, लेकिन ऐसा भी नहीं। उन्होंने कहा कि चूंकि हम वहाँ विजिट नहीं कर पाए, उसके बाद जो है एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री ने उसको ये एनवायरमेंटल क्लियरेंस दी। वो जो बड़ा एक मतलब एक तरह का मेरे ख्याल से एक तरह का स्कीम है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो मतलब जो प्रोजेक्ट है उसको एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल गई। इसी तरह हम मेरे ख्याल से जो मेरा जाती मुशाहिदा है या मतलब जब जिस तरह से मैं खुद सोचता हूँ, मैं समझता हूँ कि यही वजूहात है कि ये जो गवर्नमेंट्स जो है, चाहे भी जो भी गवर्नमेंट सेंटर में हो या स्टेट में हो, जो भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स है, उनके नज़दीक ये मतलब एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस या बाकी चीज़ों का
जैसा कि मुझसे पहले जो स्पीकर्स बोल रहे थे उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल से ज़्यादा ये कंसर्न्स नहीं होते हैं, इसलिए शायद क्योंकि हम आज का जो मतलब आज की डेट में जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या क्या ये जो मतलब ये एनवायरमेंटल कंसर्न्स या मतलब ये जो डिजास्टर रिलेटेड जो चीज़ें हैं जो मतलब पैदा हो सकती है फ्यूचर में या अभी प्रेजेंटली भी होती है, इसी तरह मतलब ये जो मतलब लैंड यूज चेंजेस की वजह से क्या हो सकता है, सभी के बारे में एक साइंटिफिक एक ओपिनियन बाकायदा मौजूद है। लेकिन मेरे ख्याल से उनको बिल्कुल डिसरिगार्ड किया जाता है और जो भी प्रोजेक्ट्स ये सरकार को बनाने होते हैं उनको मतलब हेड्स अप दिया जाता है। इसी तरह अगर हम अर्थक्वेक्स की बात करेंगे खास तौर से, मैं 2 साल पहले बल्कि लास्ट ईयर में एक एक्सपर्ट के साथ बात कर रहा था जिनका बड़ा वसी तजुर्बा है इस फील्ड में। वो एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है उनका और वो हाइड्रो पावर में ही काम ज़्यादा करते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये जो मतलब लार्ज डैम्स है इसके बारे में खासतौर से हिमालयन रीजन में इनका एक खास ये जो इम्पैक्ट है ये वो ये है कि ये सीस्मिक एक्टिविटी को उसको मतलब इंटेंसिफाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से मतलब कभी भी मतलब कोई बड़ा डिजास्टर हो सकता है। और इसी वजह से लार्ज डैम्स बनाना जो 185 मीटर ऊंचे हो या उस तरह की मतलब वो हाइट के आसपास हो, तो वैसे डैम्स बनाना उनके हिसाब से वो साइंटिफिकली सही नहीं है। तो मतलब डिजास्टर रिलेटेड ये चीज़ें भी इससे है, खासतौर से जो अर्थक्वेक्स है या मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियल लेक्स जो मतलब आउटबर्स्ट होता है। बल्कि एक और साइंसदान ने मुझे लास्ट ईयर ही कहा कि ये जो एरिया है चिनाब एरिया जहाँ पर ये अभी ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, वहाँ तकरीबन उन्होंने 11,000 जो मेगावाट्स जो है इतनी कैपेसिटी के ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। उसका मतलब ये है कि ये जो पूरा एरिया है, हालांकि उसमें एक थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा मैं कि अभी तक जो प्रोडक्शन ये जो मतलब जनरेशन की गई है जम्मू एंड कश्मीर से वो लगभग 3,000 के आसपास है, जबकि पोटेंशियल जो बताई जाती है वो तकरीबन 15,000 से ज़्यादा है। उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी मतलब 12,000 और ये जो कैपेसिटी के जो ये प्रोजेक्ट्स बनने हैं वो अभी बनने हैं। तो यानी कि मतलब अभी तक जो हमने देखा है उसका मतलब ये है कि ये तो जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये जो बाकी जब आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी से क्या एनवायरमेंटल जो कंसर्न्स रेज हो सकते हैं वो उसका हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा मेरा एक जो एक और मुशाहिदा है मेरा या मेरा एक ज़ाती ख्याल है वो ये है कि मतलब अगर आज की डेट में जब हम कहते हैं कि ये जो ग्रीन एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो है हमारे जैसे सोलर है या विंड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद कहती है कि हमें ये इन दो चीज़ों को लेके हमें 500 मेरे ख्याल से 5,000 या कुछ मेरा फिगर मुझे अच्छा प्रवेश जी, अगर आप 1 मिनट में रैप अप कर पाए तो बेहतर होगा। हाँ, तो कहने का मतलब ये था कि ये जो मतलब रिन्यूएबल एनर्जी जो अल्टरनेटिव सोर्सेज जो अभी इस वक्त गवर्नमेंट के पास एज अल्टरनेटिव है, तो उनके बारे में मतलब क्या पॉलिसी है, उनको लेके आगे बढ़ना है। तो अगर उनको लेके आगे बढ़ना है तो हाइड्रो पावर पे इतना ज़्यादा फोकस क्यों है फिर? मतलब ये जो अल्टरनेटिव सोर्सेज है उनको मतलब उनकी तरफ ध्यान दिया जाए। और ये जो मतलब खासतौर से हिमालयन रीजन जो पूरा रीजन है ये बड़ा वल्नरेबल है टू डिजास्टर्स और बड़ा ये इकोलॉजिकली बड़ा फ्रेजाइल रीजन है पूरा। तो इसमें अगर मेरे ख्याल से ये हम लोग अगर आगे उसको ले पाएंगे, मेरे ख्याल से एक सजेशन ये हो सकती है कि ये जो अल्टरनेटिव सोर्सेज अब उनका जो, क्योंकि अब कास्ट भी पर यूनिट कास्ट भी अब उसमें घट गया है, उसमें बहुत ज़्यादा मतलब बेहतरी आ गई है वो जो एज पर इन टर्म्स ऑफ कास्ट पर यूनिट, तो बड़ा अफोर्डेबल बन गए हैं वो जो मतलब रिन्यूएबल एनर्जी के बाकी जो ये जो सोर्सेज है। तो मेरे ख्याल से अगर उन पे पूरा फोकस किया जाए और हिमालयन रीजन को एक मेरे ख्याल से या तो साइंटिफिक बाकायदा एक साइंटिफिक जैसे शुक्ला जी फरमा रहे थे कि क्युमुलेटिव अंदाज में जो पूरा रिवर सिस्टम है उसको लेके साइंटिफिक स्टडीज की जाए, तो उसके बाद कुछ मतलब हिकमत अमली उसमें अपनाई जाए
या फिर ये जो बाकी इश्यूज है उन पे फोकस किया जाए? थैंक यू। थैंक यू प्रकाश जी। धन्यवाद अथर परवेज जी। अब माइल मित्र जी जुड़ गई हैं तो वो अपनी बात रख सकती हैं। ओके, हेलो। हाँ 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 जी, Hello. हेलो या Okay, I will not be using video. Okay, I'll just audio से करेंगे. Okay. Actually, like I wanted to share what is happening in Sikkim. Was like how ये hydro project और government मिलकर हमारा public और people को कितना बेवकूफ बना रहे. For that, like I want to share what क्या क्या कर रहे हैं सिक्किम में. A research funded by NSPC was interested in September 2001 to Center for Interdisciplinary Studies of Mountain and Hill Government, CISMHE, University of Delhi. The report of the CISMHE in October 2007 characterized Sikkim into 4 different zones in terms of flora and fauna availability. The report also emphasized that Zone 3 was overly sensitive and any mega development project would unleash irreversible damage to sensitive biodiversity. Stage 3 project, which is one of the highest dam in Sikkim, built at Jungthang area, falls within the Zone 3. However, the Environment Impact Assessment and Environment Management Plan and Power Consultancy Service माइल मित्र जी का फिर से कनेक्शन कट गया है। अगर मैं अहमद जी को रिक्वेस्ट कर सके वो अपना एक वीडियो भेज दें, वो हम प्ले कर सकते हैं बाद। ठीक है, तो अभी हमारे साथ इसमें ये लोब्सांग ग्यात्सो जी जो अरुणाचल से जुड़ने वाले थे, वो उनके पास भी इंटरनेट कनेक्शन नहीं होने की वजह से वो नहीं जुड़ पाए हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये है कि जो किन्नौर में आज के दिन हो रहा है, जहाँ पर एक पूरा नो मीन्स नो कैंपेन हाइड्रो प्रोजेक्ट के खिलाफ चल रहा है, तो वहां से ये बुद्धा सेन नेगी जी जुड़े हुए हैं। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि वो अपने थोड़े मुद्दों को लेके जो हाइड्रो प्रोजेक्ट चल रहा है और जो अपना कैंपेन है उसके बारे में थोड़ा अगर बात रख पाए तो बहुत अच्छा। बुद्धा सेन नेगी जी अगर सुन रहे हैं तो आप अपनी बात रख सकते हैं। बुद्धा सेन नेगी जी, कट गया शायद, वो है नहीं इसमें। शायद वो उनका कनेक्शन कट गया है। तो और इसमें अभी हमारे साथ ये मल्लिका वृद्धि जी जो उत्तराखंड में मुंशियारी से हैं, वो भी जुड़ी हुई हैं। अगर कुछ बात रखना चाहें अपने से तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से तो काफी अच्छा होगा, अगर वो अपने थोड़ा अनुभव, क्योंकि जो मुंशियारी है वो प्राकृतिक आपदाओं का एक बहुत ज्यादा, वहां पर प्राकृतिक आपदाएं की घटनाएं हो रही हैं और वहां पर भी बहुत सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स प्लान्ड हैं। अगर मल्लिका वृद्धि जी कुछ बोलना चाहें तो आप अपनी बात रख सकती हैं। धन्यवाद प्रकाश। बात तो अभी सबने अपने अनुभव बांटे, अब कहें क्या, मेरे ख्याल से चुनौती और भी गहरी है। हम लोग कहते हैं कि नीतिगत स्तर पर बहुत सारे धोखे हो रहे हैं। धोखे यानी कि बात कुछ कही जाती है, फिर काम कुछ और किया जाता है। हमारे जो कानून व्यवस्था है उसको लगातार कमजोर कर रहे हैं और हम फिर ये मानते हैं कि शायद जनता के हाथ में आखिरी पावर है। जैसे अभी आप बात कर रहे थे नेगी जी का, जहाँ एक लंबा एक अभियान चल रहा है, एक विरोध चल रहा है मनाई का, नो मीन्स नो करके। मेरे ख्याल में हम किस तरह का विकास या किस चीज को विकास कहते हैं, हम क्या मानते हैं अपने दिल में,
और जब हम पब्लिक की भी बात कर रहे हैं, जैसे अभी हमारी एक साथी जो भानु है वो कह रही थी कि लोग भी तो उसमें लिप्त हैं। आप अगर लोगों को अपने इलाके से एलियनेट करेंगे, खेती और पारंपरिक तौर तरीकों को तोड़ेंगे, तो फिर आप थोड़ा सा मुआवजा दे दें, बड़ा मुआवजा दे दें, तो लोग आपसे आपके साथ शामिल हो जाते हैं। तो मुझे तो लगता है कि किस तरह की अर्थव्यवस्था, किस तरह का विकास का मॉडल, हम खुद किस चीज में विश्वास रखते हैं, किस तरह से हम लोगों को बदल रहे हैं, वो एक मूल बात है। ये राजनीति सिर्फ राजनीतिक पार्टियों तक नहीं सीमित, पर हमारे देश की जो विकास की एक परिकल्पना है उससे जुड़ी हुई है। इसके आगे तो अभी मैं और नहीं बोलना चाहूंगी, क्योंकि लड़ने के अलावा कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि लोगों की जिंदगियां इसी से जुड़ी हुई हैं। बस एक और बात कहना चाहूंगी, अक्सर स्थानीय लोग जो विरोध करना शुरू करते हैं, देर से ही करते हैं, लिटरली जब पानी सिर से ऊपर चला जाता है तब उनको एहसास होता है कि जो वादे किए जाते हैं, जब एनटीपीसी जैसा एक कंपनी आपको शिक्षा देगा, आपको स्वास्थ्य और हॉस्पिटल देगा, वो जो एक क्या छल जो शुरू में जो वो मान लेते हैं, मुआवजा मान लेते हैं, ले लेते हैं, हाथ में पकड़ लेते हैं, वो जब ध्वस्त होने की कगार पर आते हैं तब फिर लोग अपना विरोध जाहिर करना शुरू करते हैं। और वो हमारे सभ्यता का एक हम कहते हैं पूंजीवाद में हम इतने जुड़ गए हैं, इतना उसमें हम समा गए हैं, वो एक चुनौती जरूर है। फिलहाल तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी, पर मुझे लगता है लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है, और लड़ाई तो लड़ते रहेंगे क्योंकि ये अस्तित्व का सवाल है। जी का भी कट गया था। प्रकाश, हाँ हाँ हाँ, थैंक यू। ओके, धन्यवाद मल्लिका जी। अब तो अब समय भी हो गया है काफी यहाँ पर, तो ये कुछ प्रश्न आए हैं, उनको कोई ज्यादा प्रश्न तो लोगों ने पूछे नहीं है इस बारे में लेके, लेकिन कुछ प्रश्न हैं जो शायद हम अपने एक्सपर्ट मेंबर और दूसरे लोगों के साथ रेस करना चाहेंगे। तो एक तो प्रश्न जो लाहौल घाटी से प्रेम कटो जी ने पूछा है कि ये जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं ये सभी नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे बन रहा है, तो ये कहाँ तक सही है? अगर अभय शुक्ला जी इस बारे में कुछ अपना जवाब दें तो। अभय शुक्ला जी, ये एक सवाल आया था कि ये जो भी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं ये सभी नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे बन रहे हैं, जैसे कि जो आपने जिस्पा डैम का बताया था वो भी नेशनल इंपॉर्टेंस का एक प्रोजेक्ट है, तो उसमें फिर क्या होता है कि लोगों को कहाँ तक वो इसका अपोज करते हैं, उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, और उनको कहते हैं ये तो नेशनल इंटरेस्ट में बन रहा है, आप क्यों इसको अपोज कर रहे हैं? तो इस बारे में कुछ आप कहना चाहें? अभय जी आप म्यूट हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। अभय शुक्ला जी आप म्यूट हैं, आप अनम्यूट करिए। जी अब हो गया? अब हो गया जी। हाँ, आजकल नेशनल इंटरेस्ट तो एक बड़ा कन्वीनियंट सा फॉर्मूला बन गया हुआ
कोई भी चीज जो सरकार करना चाहती है, और अगर जो कंसर्न्ड लोग हैं, सरकार का लास्ट आर्गुमेंट लोगों के सामने भी और यही है कि ये नेशनल इंटरेस्ट में है। नाउ द क्वेश्चन इज, आप देखिए कि अब हिमालयन स्टेट्स में बनाने का कोई जस्टिफिकेशन रहा। सोलर का इतना एक्सपेंशन है, कॉस्ट ऑफ सोलर पावर, रिटेल कॉस्ट ऑफ सोलर पावर जो गवर्नमेंट रही है, उनका कॉस्ट अब 2 रुपए पर यूनिट से भी कम हो गया है। हाइडल का अभी भी 3.5 और 4 रुपए कॉस्ट ऑफ पावर है पर यूनिट। तो अगर आप इकोनॉमिक ग्राउंड्स में देखें तो अब हाइडल का जस्टिफिकेशन नहीं रहता है ऑन प्योरली इकोनॉमिक ग्राउंड्स, नंबर 1। 2, ये जो 3.5-4 रुपए पर यूनिट मैं बता रहा हूं, इसमें एक्चुअल एनवायरमेंटल कॉस्ट, एक्चुअल लाइवलीहुड कॉस्ट नहीं इंक्लूडेड है। इनको भी इंक्लूड कर दें तो अब जो स्थिति है, actual cost of hydel power will be close to cost of thermal power. Number 3, अब ये स्थापित हो गया है एक्सपर्ट्स का एंड साइंटिफिक एविडेंस से कि हाइडल प्रोजेक्ट्स आर नो मोर कंसिडर्ड एनवायरनमेंट फ्रेंडली बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। एक तो जो जियोलॉजिस्ट है, प्लस डैम्स के जो मेथेन मिशन के, they are no longer considered the first option. In fact, अमेरिका में तो करीब 50 हाइडल प्रोजेक्ट्स अब इन्होंने बंद कर दिए। They are closing down the हाइडल प्रोजेक्ट्स now. So the time कि ये जो पुराने घिसे पिटे सरकार को दोबारा इनको रिविजिट करना चाहिए और दोबारा देखना चाहिए। इतना एम्फेसिस अब है सोलर एंड विंड पावर में, गवर्नमेंट को उस तरफ कंसंट्रेट करना चाहिए। 350 गीगावाट्स का टारगेट है बाय 2030 फॉर सोलर पावर। गवर्नमेंट शुड नाउ वर्क टुवर्ड्स सोलर पावर और ये हाइडल का अब छोड़ देना चाहिए। एंड नंबर 4 जो हाइडल प्रोजेक्ट्स आर द मोस्ट इक्विटेबल फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि इसका रहा है और बेनिफिट कोई और ले रहा है। द प्राइस इज बीइंग पेड बाय ऑफ दोज एरियाज जहां हाइडल प्रोजेक्ट बन रहे हैं। द बेनिफिट्स आर गोइंग टू अर्बन एरियाज, द बेनिफिट्स आर गोइंग टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इसमें जो इनइक्विटी है, लाइवलीहुड्स है, इसके बारे में आप इसको कैसे, अगर इसको भी आप मॉनेटरी वैल्यू में क्वांटिफाई करें, then I can say with conviction that hydel projects are no more in the national interest. They should be given up and government should now concentrate on renewable sources which are not environmentally destructive. थैंक यू अभय जी। एक सवाल और आया है, वो नवीन जुएल जी से पूछना चाहूंगा कि जो अभी आपने बताया कि ये पूरा एक जलवायु परिवर्तन का दौर चल रहा है और इसमें जो हाइड्रो पावर है, पहले तो शायद जो बहुत माइक्रो लेवल के थे कि 5 मेगावाट से कम, उन्हीं को रिन्यूएबल और ग्रीन माना जाता था, लेकिन अब जो भी पावर बन रही है, चाहे कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट हो, 1000 मेगावाट का हो, 1500 मेगावाट का, इन सभी को ग्रीन एनर्जी बोला जा रहा है। तो मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि ये कहाँ तक इसमें सच्चाई है, थोड़ा आप इसके बारे में अगर बोले तो। नवीन जुयाल जी। हाँ, धन्यवाद। जहाँ तक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का सवाल है, एज ए ग्रीन एनर्जी, सर्टेनली ग्रीन एनर्जी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बहुत ही क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस ढंग से हम लोग पानी, मतलब हिमालयन रिवर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हार्नेस की जगह, उससे इसकी फिजिबिलिटी पे सवाल खड़ा हो रहा है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाह रहा हूँ, क्योंकि 2-3 सवाल मैं सुन रहा था लोगों से, कुछ एक
अरुणाचल प्रदेश से कोई बहन बोल रही थी, उनकी भी सुनी मैंने, पिस्ता वाली भी बहन की बात सुनी। अरुणाचल प्रदेश is the first state in the country which is going to produce the largest electricity, followed by उत्तराखंड। उत्तराखंड में जब ये बात उठी थी तो I had an opportunity to work with चंडी प्रसाद भट्ट for 5 years after my masters। मैं उनके साथ में काम करता था। भट्ट जी gave me a small assignment, तब मैं एकदम एक्टिविस्ट था। In this assignment एक प्रोजेक्ट को इवैल्यूएशंस के लिए। Although भट्ट जी is only 10 class pass, तो मैं इसलिए सैल्यूट करता हूँ उन लोगों को जो ग्राउंड पे बैठ के काम करते हैं, उनका तजुर्बा हमारे से बहुत आगे होता है। भट्ट जी ने मुझे कहा था 1982 में कि विष्णुप्रयाग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लामबगड़ के पास बन रहा है, अलकनंदा रिवर पे, बद्रीनाथ से 15 किलोमीटर नीचे है। उसको उसकी फिजिबिलिटी उनको लगती थी कि फिजिबल नहीं है। तो मैं और मेरे एक मित्र है, उनका नाम है महेंद्र सिंह कुंवर, जो हिमालयन रिसर्च सेंटर का डायरेक्टर है अभी देहरादून में। हम दोनों 1983 में उस प्रोजेक्ट को इवैल्यूएशन के लिए गए। इवैल्यूएशन क्या करना था, छोटी मोटी समझदारी थी हमारी, ये पता करना था कि एवलांचेस का ट्रेंड क्या है, नदियों का मिजाज क्या है विंटर्स में। आप ताजुब करेंगे क्योंकि जो उनके प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाया गया था विष्णुप्रयाग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए, उन प्लानर्स ने दिल्ली में बैठ के बनाया था और ये एज्यूम कर लिया था कि 12 महीने उनको 16 क्यूसेक्स पानी मिलेगा या क्यूमेक्स पानी मिलेगा, मैं यूनिट भूल रहा हूँ, क्योंकि 4 टरबाइन को चलाने। बाद में उनको एहसास हुआ कि विंटर में 3 या 4 महीने पानी डिस्चार्ज कम हो जाता है, तो हापाधापी में उन्होंने कहा हम ढूंढार गंगा जो है, जो वैली ऑफ फ्लावर से निकलती है, उसका 7 किलोमीटर का टनल बनाएंगे, डाइवर्जन टनल के थ्रू हम ऊपर बैराज में पानी डालेंगे और इसको ऑगमेंट करेंगे। बाद में स्क्रैप अप हो गया। एनीवे, वी रोट एन आर्टिकल इन 1985, वो हमने चिया करके सेंट्रल हिमालयन एसोसिएशन फॉर एनवायरनमेंट करके नैनीताल निकलती है, प्रोफेसर के एस वाल्दिया उसके वो थे। हमने उसमें आर्टिकल लिखा था 1985 में। भट्ट जी द फर्स्ट ऑथर, मैं सेकंड ऑथर उस आर्टिकल, महेंद्र थर्ड ऑथर है। विष्णुप्रयाग प्रोजेक्ट, ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो लोग जमीन पे काम करते हैं, क्योंकि ये काम जमीन वाले के द्वारा ही करवाया गया था। उस वक्त लिखा था विष्णुप्रयाग प्रोजेक्ट रिस्की वेंचर इन हायर हिमालय। हमने उनका डिस्चार्ज रिकैलकुलेट किए थे, हमने ओवरबर्डन कैलकुलेट किया था, हमने सेडिमेंट फ्लक्स कैलकुलेट किया था और बताया था कि अगर कोई ऐसी आपदा आती है भविष्य में तो ये प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। और जब हमने प्रोजेक्ट की लड़ाई लड़ी तो जोशीमठ के लोगों ने हमारा विरोध किया। इसलिए विरोध किया कि उनको सबके ठेके विष्णुप्रयाग प्रोजेक्ट में चल रहे थे। उन्होंने हमको कहा और बाकायदा पोस्टर लगाए थे उन्होंने वॉल्स पे, हम CIA के एजेंट हैं, विकास के विरोध नहीं। उसके बाद क्या होता है साहब, अभी तपोवन जब डिजास्टर हो गया था, विष्णुप्रयाग के लोग खड़े होकर चिल्ला रहे कि बांध नहीं बनना चाहिए। ये वो लोग नहीं है जो हमारे विरोध में थे, और उसी शहर के लोगों ने हमें विरोध किया था कि तुम विकास के विरोधी हो। तो ये चीजें बदलती रहती है समय के साथ। विष्णुप्रयाग प्रोजेक्ट जब डिस्ट्रक्शन, भट्ट जी ने प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को लेटर लिखा था, हेमंत नंदन बहुगुणा जी को लेटर लिखा था, लेटर तो हमारे पास में है, और वो रुका था 10 साल तक। बाद में जयप्रकाश कंस्ट्रक्शन को ठेका दे दिया गया 90 के दशक में, प्रोजेक्ट बना 440 मेगावाट। इमेजिन कीजिए आप, एक बूंद। अभी शुक्ला जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि वो उस पर हमारी डिबेट चल रही है। एक कमेटी भी बनी हुई, थाटे कमेटी बोलते हैं, IIT कानपुर से सज्जन है। अभी तक हमें डिसाइड नहीं कर सके हैं कि एक नदी में अगर बैराज बनाते हैं तो डाउनस्ट्रीम में कितना फ्लो जाएगा, उसको हम कहते हैं ई फ्लो, इन्वायरमेंटल फ्लो। कोई 10% बोलता है, कोई 20% बोलता है, कोई 30% बोलता है। हमको ये आइडिया ही नहीं कि एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी के लिए क्या किस तरह की एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी रहती थी, उसके लिए कितना पानी चाहिए। तो 440 मेगावाट अगर आप ऐसे इलाके में बनाते हैं जिसको हम पैराग्लेशियल जोन बोलते हैं, तो सारा का सारा मेल्ट वाटर आप अरेस्ट कर लेते हैं। 14 मीटर का डाइवर्जन टनल बना करके आप एक पेनिस्टॉक पाइप डालते हैं और सारा का सारा पानी लेते, नदी आपकी बहना हो जाती है। बिजली कमाई उसने, बिजली बेची। 2013 का एक थपेड़ा पड़ा, आज वो बांध को बेचने को लिए खड़ा हो रखा है। और बांध की स्थिति ये है कि मैं PPT नहीं दिखा पा रहा हूं आपको। बांध की स्थिति ये है कि एक बुलडोजर रखा हुआ बगल में और गड्ढा बनाते पीछे से, क्योंकि हर वक्त इतना मलबा है कि ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम में बैठा हुआ कि जैसे मानसून आता वो मलबा उसके बैराज के पीछे आता है और बांध को भर देता है। उससे वो गड्ढा बनाते हैं, पानी का पटल बनाते हैं और तब जाके पानी का डाइवर्सन होता है। आपके सामने जो बात आपको 1985 में कही गई थी, मत कीजिए इस काम को, उसके बावजूद आपने काम किया। 2013 की त्रासदी आपने देखी, आपके सारे बांध जो हायर हिमालय में थे वो चौपट हो गए। उसके बावजूद भी किस बात का दम है? शायद मुझे लगता है ये वो कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, कोई गुटखा बनाता है, कोई चमड़े का व्यापारी है, उसको ठेके मिलते हैं हिमालय में, 30 साल या 15 साल उसका प्रोजेक्ट चलता है, उसके बाद हिमालय जाए बाढ़ में, उसका इकोसिस्टम जाए बाढ़ में, अपना बोरा बिस्तर उठाता है और बाहर चला जाता है। उनकी बात हमें समझ में आती है, लेकिन जब सरकारी जो लोग हैं वो अगर इस ढंग की हरकतें करते हैं, तो हमारे पास जो बहन मुंशियारी से कह रही थी, एक ही रास्ता बचता है, वो है कि हमको
लड़ना पड़ता जमीन पे जाकर। एक छोटा उदाहरण और दूंगा आपको कि टिहरी में आपकी जो नदी है भिलंगना, जिसके पास जो मिल करके टिहरी भागीरथी में बनती है, मिलती है, और उसके बाद टिहरी डैम बनता है। भिलंगा नदी में पहली बार लड़ाई आई थिंक 3-4 साल पहले की लड़ाई है। गांव वालों ने ये कहा खड़े होकर के कि तुम कितना बड़ा बांध बनाओगे, कितना पानी छोड़ोगे, हम डिसाइड करेंगे, तुम डिसाइड नहीं करोगे बात। ऐसी बातें अब उठनी चाहिए। शुक्ला जी ने बहुत अच्छी बात की। अमेरिका में बहुत सारे बांध डिकमीशन हो रहे हैं, व्हाई नॉट टिहरी डैम? दैट डैम जिसकी लाइफ हमने कैलकुलेट करी थी बेस्ड ऑन द सेडिमेंटेशन रेट, इट विल गो बियॉन्ड 70-80 years. आई डोंट थिंक सो। सेम कंडीशन इज ऑफ द बागड़ा नंगल। जब आपका बांध 25-30 साल ही चलने वाला है, उसके बाद अगर आप इस ढंग का तबाही मचा रहे हो, माइक्रो क्लाइमेट चेंज कर रहे हो, कोलेटरल डैमेज कर रहे हो सारे सराउंडिंग के रिम के इलाके में, देन whom to, मतलब what is the option? The option is only come on the street and fight it out. विज्ञान बहुत हो गया, बहुत विज्ञान हमारे पास में है, अब वो ज्ञान नहीं चाहिए, एक्शन चाहिए ग्राउंड पे। तो आपका सवाल जो था, जो आपने पूछा मुझसे प्रकाश जी, वो सवाल ये था कि यस इट्स अ ग्रीन एनर्जी बट इन द ब्लैक हैंड्स, दैट कैन आई टेल यू। थैंक यू। धन्यवाद जी। ये अभी माया लमित जी का, लेप्चा जी जो सिक्किम से थी, उनकी बात नहीं हो पाई क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन पुअर है, और इसके लिए अभी जो ग्यात्सो लेप्चा हैं सिक्किम से, उन्होंने हाथ उठाया, तो मैं उनको 4-5 मिनट दे सकता हूँ। आप अपनी जो बात रख सकते हैं। ग्यात्सो लेप्चा जी अगर जुड़े हैं तो आप अपनी बात रखिए। हाय, एम आई ऑडिबल? या आप सुन सकते हैं हमें? बिल्कुल। ओके, हाय एवरीवन। आप सबको, स्पेशली द पैनल में जो बैठा है, आप सबको एकदम ही धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आई रियली एंजॉयड द होल सेशन। मिस्टर शुक्ला और द रेस्ट ऑफ द अदर पैनल, थैंक यू वेरी मच। आई वाज लिसनिंग, और मुझे ऐसा लगा कि देयर आर फ्यू थिंग्स आई जस्ट वांट टू ऐड फ्यू थिंग्स इन दैट। हमने बहुत बात किया डैम्स, उसका इम्पैक्ट, और यू नो व्हाट्स हैपनिंग टू द कम्युनिटी, टू द इकोलॉजिकल इम्पैक्ट, बट वी हैवंट टच्ड द फाइनेंशियल पार्ट। यू नो, दिस इज द क्रूशियल। ये डैम बन रहा है, लेकिन कहाँ से पैसा आ रहा है? I think this is very crucial, and I think this is where all of us today here in this webinar meeting have to find a way to target these financial agencies. क्योंकि ज्यादातर जितना सिक्किम में है और अरुणाचल में जो बनने जा रहा है डैम, these are NSPC and other private developers. लेकिन NSPC, if you look at, NSPC doesn't have money, and NSPC is actually being funded by World Bank, ADB, और अभी तो JICA है, और ये Deutsche Bank, German-based bank, financial agencies हैं. These are the banks, these are the financial agencies which I think आप जो हम सब लोग हिमालय के लिए, ये रिवर के लिए लड़ रहे हैं, हमें we have to find a way to target them, to stop them funding this. और बस 2-3 दिन पहले ही we have seen that there's a decision made by the government of India that Arunachal और सिक्किम में जो डैम बनने जा रहा है, उसमें World Bank is not going to finance. लेकिन you know, again, NSPC is very the corporation like NSPC is again very clever, very cunning. So वो लोग क्या करते हैं कि they will again, you know, break it down. They will finance it through like ICICI Bank, you know, which is again funded by, you know, funded by World Bank. You know, there are multiple agencies which they play around. So this is very important. कहाँ से पैसा लेके आ रहा है और कहाँ पे लगा रहा है? And you know, अभी एक और टॉपिक भी हमने यही just few minutes back we talk about clean energy, green energy. Mr. Gentleman, जो sir ने अभी बोला, I will not agree. I will never agree that it's a clean and green energy, because I've seen it. I live in that river where, you know, I've seen it's not clean. The whole process of, you know, getting that hydro energy, it's said is so dirty. So it's we as a people who are fighting for our ecology, rivers, we will never say it as a clean energy or a green energy. Also,
I would also like to appeal, आप सबको ये अपील करना चाहता हूँ, right from Himachal से लेके उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल, we are just a pocket of Himalayas, right? A pocket of one straight line. Why we all can't come together? We are fighting in pocket. We are pocket fighting here in one dot in tiny states, and we all have that spirit to fight together. I mean, we all have that spirit to fight like a warrior, like thing. But I think it's high time to come together, or also to find a way to streamline these issues. How to streamline these issues? How to get into the mainland India issues. Abhi national interest ka bhi baat aaya. So national interest, what people will they are tagging it all this development hydropower as a national interest. Lekin national interest kya hai abhi? National interest Sikkim का जो community, indigenous community, वो national interest नहीं, कुनाल का वो indigenous community है, उसका interest national interest नहीं है, और यही हो रहा है अभी system में भी कि pocket of people living in Delhi or northern India, their interest has become a national interest. So we have to define the national interest. Nadi ko bachana, flora, fauna, the fishes, the aquatic life there, the breathtaking, incredible landscape that we have. ये सब national interest नहीं है. इन सब को बचाना national interest नहीं है. और ये सब who is defining all this national interest? I think all the Himalayan people should come together, and I think it's a failure on our part also. I honestly agree that we have failed ourselves also, not being able to highlight this issue in the mainland India. अगर आज की जो स्थिति है in today's time, when a teenager from Sweden can talk about climate change, one girl can, what's her name? Greta Thunberg, right? So if one girl can make all the world to talk about it, we as a team, from Kashmir to Arunachal, we have good people who's been fighting for long, many years. We have to come sit and have one team, and then talk about all this, and then I think it will be possible. और मिस्टर शुक्ला को मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपने जो इको सेंसिटिव जोन के बारे में भी बात किया, और इको सेंसिटिव जोन के बारे में सिक्किम में यूजुअली इन इंडिया it's like 10 kilometer radius, right, is eco sensitive zone from the national park. लेकिन आप लोग को मैं ये मिस्टर शुक्ला आपको ये बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम has bring down the eco sensitive zone from 10 kilometers to 25 meters. It's a bizarre number. From 10 kilometer, it's 25 kilometer now, eco-sensitive zone. The whole idea is because in our mountains, if it's 10 kilometer, then there will be no single dam in our state because of the way our topography of high peaks and rivers are formed there. So ये इस केस में I think I'm a petitioner in Supreme Court. I have challenged this. So these are again these are how government and administration always play. So मेरा यही आप सभी को यही suggestion है, or if we can, or not an advice but suggestion, if we all can come together and have one forum from where we can make some noise at least, let's make some noise. And आपको थोड़ा इंटरवीन कर रहा हूँ, 1 मिनट में अगर बात खत्म कर पाए अपनी तो बहुत, क्योंकि हम लोग ऐसे टाइम क्रॉस कर चुके हैं. Yes. No, I don't have that. I think I will request you all is let's come together and let's make more noise. Otherwise, we all know, हम सबको मालूम है कि क्या हो रहा है. We are one who is on the receiving end of climate change and all this dirty hydro. But then we have to make it understood to government of India and to the mainland India, saying that all the Himalayas have been destroyed because in the name of electricity.
Thank you. धन्यवाद ज्ञातसु जी। ये अभी एक सोहम अदला जी का एक सवाल आया है कि जो अभी तक जो बातें हुई उसमें उन्हें लग रहा है कि और कोई भी रास्ता नहीं है, अब केवल जो लोग हैं वो जो पॉलिटिकल प्रेशर बनाए तभी ये जो पूरा जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है वो तभी रुक सकते हैं। लेकिन ये कह रही हैं कि जो लोग हैं वो अभी उतने एनवायरमेंटल जो इश्यूज हैं उसको लेके बिल्कुल ज्यादा कंसर्न नहीं है। तो उनका ये पूछना है आपसे, ये अभय शुक्ला जी से, कि कैसे लोगों को इन मूवमेंट से जोड़ पाएं। तो कोई रास्ता हो तो आप बता सकते हैं ये, कि हम कैसे लोगों को ये बातें एक्सेप्ट करवा पाएं कि ये डैम को लेके और इन इशू को लेके कि वो भी इन मुद्दों को उठाएं। अभय शुक्ला जी। अभय शुक्ला जी, सवाल आपको क्लियर हुआ? अच्छा, मेरे लिए था, आई एम सॉरी। हाँ हाँ, आपके लिए था कि ये जो पूरा जो हाइड्रो प्रोजेक्ट का मुद्दा है, ये लग रहा है कि केवल जो लोग जो दबाव बनाएंगे, जो पॉलिटिकल प्रेशर बनाएंगे तभी कुछ हो सकता है। और यही बात किन्नौर से हमारे साथी भी कह रहे हैं, बुद्धा सेन नेगी जी। तो ये है कि इन मुद्दों से लोगों को कैसे जोड़ा जाए, कैसे उनका एक इंटरेस्ट बनाए और वो कि लोग इन मुद्दों को भी अन्य मुद्दों के साथ शामिल करें, तो तभी एक राजनीतिक लड़ाई बन पाएगी। तो ये इनका सवाल है, इसको कैसे किया जाए। ये जुयाल जी भी इसमें जवाब दे सकते हैं। देखिए, मेरा राय तो ये है दैट अब लोगों में अवेयर आ गया है। अब लोग भी सीखते हैं क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट्स हैं वो भी अब लोग महसूस कर रहे हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर क्रॉप्स के थ्रू होए, चाहे वो आपदाएं के नेचुरल डिजास्टर्स, वो जो नेचुरल कहते हैं, दे आर ऑल मैन डिजास्टर्स, बट चाहे वो डिजास्टर्स के थ्रू। क्वेश्चन इज ऑर्गेनाइज कौन करेगा, टू ऑर्गेनाइज देम so that they can have a political voice, because like I said earlier, in India works is politics, nothing else works. Politics and these are the only things which work. अब लोकल लोगों, इंडिजिनस लोगों को या जो इफेक्टेड लोग हैं, money is out of the question. It can only be politics. Unfortunately, I don't think I am qualified to answer that question. मैं तो I've been at throughout my life. अब मैं लिखता हूँ वगैरह वगैरह, I create awareness. But this is basically, I think, those who are working on the ground. I think this very difficult job has to be taken up by, and through them to the public, who have to find a way, कहीं ना कहीं से तरीका हमें निकालना पड़ेगा कि जो उनके पॉलिटिशियंस हैं, जो वोट मांगने हैं, इस मुद्दे को सेंटर स्टेज में रखना पड़ेगा। अब जैसे जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, जो दो अभी सब मुद्दे हैं हिमाचल में एनवायरनमेंट रिलेटेड, एक तो है कशांग प्रोजेक्ट का जो एजिटेशन चल रहा है, और दूसरा बल वैली सुंदरनगर में एयर है। अब इन लोगों को, अब 20,000 फैमिलीज हैं जो बल वैली में इफेक्ट होंगे विद द एयरपोर्ट। वो हिमाचल का सबसे फर्टाइल एरिया है, 3 नदियां, और इट इज ऑल्सो एन इशू ऑफ फूड सिक्योरिटी। इतने एरिया को अब आप सीमेंट और कंक्रीट से ढक देंगे, सड़कों से और एयरपोर्ट और रनवे से ढक देंगे, तो इट्स ऑल्सो एन एरिया ऑफ लाइफ, इट्स ए कंसर्न ऑफ फूड सिक्योरिटी ऑल्सो। अब क्वेश्चन इज, हाउ आर दीज पीपल टू बी ऑर्गेनाइज्ड? आई थिंक समथिंग ऑफ द जो फार्मर एजिटेशन हुआ था पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और दिल्ली में, ऐसी कोई एजेंसी चाहिए जो इन लोगों को ऑर्गेनाइज करे
non-violent protest, I think जो right, नहीं sorry नवीन कह रहे थे right, this is a battle जो अब लोगों ने try कर लिया, पार्लियामेंट में लड़ें, कोर्ट्स में लड़ें, but it is unsuccessful. वहाँ you cannot fight the system through instruments which are system, because the system knows how to manage these instruments. हाँ ये लड़ाई नहीं हो सकती है, ये लड़ाई तो अब स्ट्रीट्स पे ही होनी है, ग्राउंड होना है, and by a new set of rules, and hopefully the farmers agitation has demonstrated the rules by which this game is to be played. और एक I just want to commend Mr. Lepcha and also to sort of for his information, जो इन्होंने suggest किया है कि ये जो छोटे states हैं, Himalayan states हैं, they should come together. I completely agree with him, because once again, the only thing which works is politics, the only thing which votes of the people as well as votes of the MP. अब ये छोटे छोटे स्टेट्स हैं, अरुणाचल, मेघालय, उत्तराखंड, कहीं 4 MP हैं, कहीं 3 MP, 2 MP हैं, इनकी कोई कदर नहीं है, इंडिविजुअली इनकी कोई कदर नहीं है. It is only when they come together as a group of 20 MPs can they influence the policies. पहले planning commission थी, अब नीति आयोग है. They have to come together, and we had taken the initiative in 2009 when I was forest and environment to have a of Himalayan states. एक मीटिंग भी हुई थी हिमाचल में, शिमला में, पीटर हॉफ में एक मीटिंग भी हुई थी स्टेट्स की कि भाई we will come together, और because हमारे issues and therefore we have to fight together. I think it is high, nothing much that subsequently I believe, but I think it is very high time that one of these chief ministers takes the initiative to reconvene this forum of Himalayan states so that we can act as a pressure on the center, on the policy making instrument of the center, and so that the concerns of the Himalayan states are in view. Otherwise, कोई concern ही नहीं है. You know, a state like UP has 80 MPs. The center will listen to UP rather than listen to the Himalayan states. And finally, the final point of once again, I must commend him, that what is the national interest? Are the Himalayas, is protection of the Himalayas ensuring the sustainable major rivers which flow from the Himalayas? Is it in the national interest? Is it only in the national interest कि कहीं खड़ा कर दिया जाए with power which is generated from the Himalayan states? I think it is time to realize that preserving the Himalaya is much more in the national interest than a few steel plants or a few industries here and there. The Himalayan interest has to be in the national interest. Thank you. अब मैं लास्ट सवाल जुयाल जी के लिए आया है, वो ये है कि जो जियोथर्मल एनर्जी है वो उसके प्रोस्पेक्ट्स, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या दिखते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये एक ऐसा सोर्स है जो कि रिन्यूएबल है, जो कि हमेशा मिलता रहेगा. जैसे कि अगर विंड और सोलार है तो वो इंटरमिटेंट आपको एक समय ही मिल पाएगी, तो ये कांस्टेंट है. जैसे कि हाइड्रो का एक जो बड़ा रीजन है जो पुश करने का कि भाई हाइड्रो जो है पीक जब चाहे तब उसको स्टार्ट कर सकते हैं, ये पीक डिमांड को मीट करने के लिए बन रहे हैं. तो इसका एक जवाब जियोथर्मल एनर्जी हो सकती है. तो ये नवीन जुयाल जी से ये सवाल है, तो इसके क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं? नवीन जुयाल जी. मैंने जवाब दिया था, अभी किसी ने सवाल में डाला था. जियोथर्मल एनर्जी के लिए हमारे पास में हॉट स्प्रिंग की जरूरत पड़ती है. तब देखिए जो हॉट स्प्रिंग हमारे पास में है, हिमाचल में हम जाते तो मणिकरण है, अगर उत्तराखंड में आते तो हमारे पास में तपोवन है जो सिमट के बगल में.
इनके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि ये सस्टेन करके इतनी एनर्जी दे सके, इतने अच्छे इतने मतलब टरबाइन को इस ढंग से चला सके कि वो एक ऐसा आउटपुट दे सके जो सस्टेनेबल हो फॉर ए लार्जर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। लोकल लेवल पे, गांव के लेवल पे इसको किया जा सकता है, छोटे लेवल पे किया जा सकता है। बद्रीनाथ में भी आपके पास में वो हॉट स्प्रिंग पड़ा हुआ है। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा, वो चलाया गया था जम्मू कश्मीर में, क्योंकि उस टाइम में लद्दाख उसका पार्ट था। उस जगह का नाम है पूगा, लद्दाख में। पूगा में मैं रहा हूँ। वो पूरा का पूरा इलाका जो है वो बहुत ही शैलो उसका थर्मल ग्रेडियंट है, वहाँ पे मल्टीपल हॉट स्प्रिंग्स है। और मेरे मित्र ही जो थे, जो शिलोंग से रिटायर होके गए थे, जीएसआई के डायरेक्टर साहब, वही देख रहे थे। उससे काफी मेरी चर्चा भी हुई। उन्होंने कहा हम उसको चालू भी कर लेंगे, पर अनफॉर्चुनेटली आज तक वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। रीजन उसका ये है, इट इज नॉट लाइक द न्यूजीलैंड, बिकॉज आई वाज वर्कड इन सम एरिया ऑफ देयर। न्यूजीलैंड में मैक्सिमम आपके पास में थर्मल पावर चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे गेजर्स है, जिसमें कि पानी आप देखेंगे ना कि एक तरह से जेट जाता है पूरा का पूरा, उस पे उड़ता है काफी ऊंचाई तक। उसके अंदर एक ताकत है उस पानी के अंदर, हमारे पास नहीं है। तो मैं नहीं समझता हूँ, ये मेरा पर्सनल मानना है, क्योंकि मैंने उन लोगों के साथ में काम किया है जो लोग इसके एक्सपर्ट थे और जिन्होंने कहा था हम बहुत जल्दी सक्सेस करने वाले हैं। पुगा में और जम्मू कश्मीर के काफी इलाकों को हम पुगा के इलाके से बिजली दे देंगे जियो थर्मल से। वो नहीं हो पाया है। लोकल स्किल पे संभव है, बड़े स्किल पे संभव नहीं है। दूसरी बात बनती है तो विकल्प क्या है? विकास तो आपको चाहिए साहब, विकल्प क्या है? जो लोग हमको काउंटर करते हैं ना, जो हम कहते हैं नहीं हमको तो अपनी नदियों को एकदम कलकल करते हुए बहना चाहिए। मैं उनसे ये आर्गुमेंट करता हूँ, जो कि शुक्ला जी ने बहुत सही कहा कि कुछ दिनों के बाद में अगर आप अपने पूर्वजों, अपने बुजुर्गों को लेकर के हिमालय की तरफ जाएंगे और गंगा दिखाएंगे, तो उनको आपको टनल के अंदर डालना पड़ेगा, क्योंकि टनल के अलावा नदी आपको कहीं दिखेगी नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ मनीरी भाली फेज 1 प्रोजेक्ट और मनीरी भाली फेज 2 प्रोजेक्ट। कितनी बड़ी बेवकूफी इस प्रोजेक्ट में आप देखिए। मनीर वाली फेज 1 का जो बैराज है वो आपके उसका ऊपर आता है, उत्तरकाशी के ऊपर है, और जो फेज 2 का जो बैराज है वो उत्तरकाशी प्रॉपर में आता है। अब जहां से टेललेस टनल फेज 2 की निकलती है, वो रिजर्वायर जो रीम है टिहरी का, उसका पानी से भर जाता है। हम अब जब इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उसको, तो हमने कहा भाई ये तो आपकी जो एलिवेशन है, मतलब उसको कहते हैं हाई फ्लड लेवल, हाई रिजर्वायर लेवल, HRL। जब आपका HRL पहुंच जाता है तो आपका टेललेस टनल बंद हो जाती है। तो इस ढंग की आप परियोजनाएं जो बना रहे हैं वो मतलब फिजिबल नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जियोथर्मल तो रूल्ड आउट है लार्जर स्केल के लिए। आपके सब बस्ता क्या है? क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी। मैं उनसे इत्तेफाक इसलिए नहीं रखूंगा कि ये क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी, उन्होंने कहा ना ये गंदी एनर्जी है। जब मैंने क्लीन फॉर्म एनर्जी की बात करी, इसमें CO2 की पंपिंग एटमॉस्फेयर पर नहीं हो रही, जिसके लिए बहुत ज्यादा कंसर्न है। इट्स नॉट ए कोल बेस्ड एनर्जी। वो मैं उस फॉर्म में इसको मैं क्लीन एनर्जी मानता हूँ। लेकिन उसको जनरेट करने में जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, डेफिनेटली वो आपके वो उसको अगर आप कहते हैं कि उसकी वजह से आप कह रहे हैं कि इट्स नॉट अ क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी, आई एग्री विथ यू। बट सो फार द एनर्जी इज कंसर्न, जिस ढंग की पॉल्यूशन क्रिएट होता है दूसरी एनर्जी से, इससे नहीं होता है। तीसरी बस्ती हमारे पास में न्यूक्लियर एनर्जी ना, इसकी तरफ काफी रुझान है लोगों का, पर जैसे हम उसको भी लाने की कोशिश करते हैं तो उसमें सवाल खड़े होते रेडिएशन लीक, रेडिएशन डैमेज का। अब प्रश्न खड़ा होता है, हम तो अपने प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हैं, प्रश्न खड़ा होता है प्लान के सामने, डेवलपर के सामने कि नेशनल ग्रोथ के लिए एनर्जी चाहिए। क्या मेरा विंड मिल, क्या मेरा सोलर पैनल उसको सस्टेन कर पाएगा ना? आज विंड मिल की ये कंडीशन है। मैं गुजरात में रहता हूँ इस वक्त, ये स्थिति है। मैं अगर सौराष्ट्र कच्छ की तरफ जाता हूँ तो माइग्रेटरी बर्ड की ऐसी कम तैसी हालत है, जो सज्जन ने कश्मीर से जो कहा, और इतने भद्दे लगते हैं, एस्थेटिकली इतने बेहूदे लगते हो। बचा सोलर पैनल का। आज की तारीख में ग्रेट रन ऑफ कच्छ में बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट चल रहा है अडानी का, जिन्होंने सोलर पैनल लगा ले, वो मुझे वायबल लगता है। तो आई थिंक इन ए ट्रॉपिकल कंट्री वी शुड बी रिलाइंग मोर ऑन सोलर एंड द विंड rather than going for hydro, of course not at all in the Himalaya, and then for this geothermal at a local scale. Nuclear certainly not, looking at a country like India. Thank you. धन्यवाद नवीन जुयाल जी। तो ये जो भी आज के दिन जो वेबिनार रखा गया, तो इसमें एक बात तो ये निकल के आ गई है कि पूरे हिमालय क्षेत्र में जो भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो अफेक्टेड कम्युनिटी हो या कोई एक्टिविस्ट हो, साइंटिस्ट हो, जो इन मुद्दों को लेके संवेदनशील हैं, उन सभी को मिलकर इस पे कुछ ना कुछ आगे काम करना पड़ेगा। तभी हम ये कुछ हिमालय के क्षेत्रों को बचा पाने के लिए सक्षम होंगे। नहीं तो शायद जो हमारी नदियों का हाल है, जैसे कि शुक्ला जी ने बताया, जो रावी का हाल है कि 4 किलोमीटर पे ही वो फ्री फ्लोइंग बचेगी। इवन जो सतलज है वो 92%
बराज के पीछे खड़ी होगी या टनल में बहेगी। और आज के दिन ये जो पूरे जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, और जो एक हिमाचल का जो उदाहरण है या उत्तराखंड का जो गढ़वाल वाला रीजन है, वहां देख के लग रहा है कि इन क्षेत्रों में इन परियोजनाओं के कारण एक प्राकृतिक आपदाएं भी बढ़ रही हैं, जिसमें लोगों की जान माल का नुकसान हो रहा है। तो और ये हालात शायद हर हिमालयन राज्य में ऐसे ही होने हैं या ऐसे ही इसी दिशा में आगे बढ़ने हैं। तो इसलिए यह जरूरी है कि इन सभी क्षेत्रों के लोग आपस में मिलकर कुछ, अगर हम लोग इस बातचीत को आगे भी कंटिन्यू रख पाए और इन्हीं मुद्दों पे चर्चा करके कुछ एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाकर अपनी बातें शायद नीति आयोग या केंद्र सरकार तक पहुंचा पाए कि भाई हिमालय में डेवलपमेंट पॉलिसी क्या होनी चाहिए, इवन स्पेशली जो उच्च हिमालय क्षेत्र में है, जो कि आज के दिन ऐसी परिस्थिति में पहुंचने वाले हैं, जो देख के लग रहा है कि आज के दिन जो किन्नौर के हालात हो रहे हैं कि वहां पर एक जो ये पूरा एक इरिवर्सिबल प्रोसेस शुरू हो चुकी है, जो डिवास्टेशन की, वो इरिवर्सिबल ना हो जाए, उसको फिर वापस भी नहीं पाया जा, मतलब आप सुधारना भी चाहें तो आप सुधार न कर पाए, ऐसी स्थिति भी पहुंच सकती है हिमालय क्षेत्रों में। तो मैं सभी का एक धन्यवाद करता हूं, सभी लोग इधर आए और समय दिया, जो भी पैनल में जो सदस्य थे और जो जितने भी दर्शक जो सुनने के लिए इससे जुड़े हैं, मैं सभी का धन्यवाद करता हूं और यहीं पे खत्म करता हूं। जी धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।